ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम बात कर रहे थे शाफ्ट डिजाइन की अंडर द फ्लक्चुएटिंग लोड। तो फ्लक्चुएटिंग लोड में हमने लास्ट कंप्लीट कर लिया था थ्योरेटिकल पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था फ्लक्चुएटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आपके वेरियस एग्जाम्स के बेसिस पर, उसी की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ। अभी पहले हमने जो एसएन कर्व को समझा था लास्ट क्लास में, उस एसएन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एसएन कर्व देख लिया था। ये एस क्या होता है, एन क्या होता है, बताइए। एस क्या है? स्ट्रेस। कौन सा है स्ट्रेस? इसका एक्चुअल नाम क्या था जो इस डायरेक्शन में लिख भी रहा था, वाई डायरेक्शन में? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। वेरिएबल क्या था यहाँ पर? वेरिएबल क्या था? वेरिएबल वेरिएबल कोई स्ट्रेंथ थोड़ी थी, है ना। वेरिएबल क्या थी यहाँ पर वाई डायरेक्शन में? सिग्मा ए। याद होगा, आपने लिखा भी था बार बार। जो एम्पलीट्यूड है दैट इज द वेरिएबल क्वांटिटी। तो सिग्मा ए जो थी वो थी हमारी वेरिएबल। इस डायरेक्शन में वेरिएबल कौन सी थी इस वाले फिगर में? रिवॉल्यूशन एन। ठीक है, तो एक था सिग्मा ए और एक था एन। तो उसी को मैंने यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट किया, इसको एन से रिप्रेजेंट किया। एक था हमारे पास ग्राफ जो कि आया था एसएन से। आपने यहाँ पर बनाया था एक एसएन से ग्राफ, ये रहा, दैट इज द एसएन ग्राफ। ठीक, और जब ये यहाँ पर रिवॉल्यूशन मिलियंस में हमने बात कर ली थी, ठीक है, यहाँ पर ये मेगा पास्कल में था। इसका लोग ग्राफ लेते हैं तो ये लोग ग्राफ हमारा ये बन के आता है, एक लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो कर्व है वो लाइन में कन्वर्ट होके हमारा इस तरह का ग्राफ देता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट था, इससे क्या समझते हो? ये जो पॉइंट है, अब मुझे बताओ थोड़ा सा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को फिर से, जो मैंने उस दिन बताया था उसी को अब वर्डिंग आप बताइए मुझे। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या? मैंने पहले जब स्टार्टिंग में आपको समझाया था तब मैंने रिवॉल्यूशन के बेसिस पर समझाया नहीं, क्योंकि रिवॉल्यूशन के बेसिस पर समझाता तो हर जगह मुझे फिर रिवॉल्यूशन के बारे में बताना पड़ता। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बात की है कि जब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो आपके माइंड में रिवॉल्यूशन कितने चल रहे होते हैं? 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 जब हम बात करते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की। अब समझिएगा जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ, है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था बट फिर भी एक बार को रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। जब मैं किसी एक बार की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पूछता हूँ, मतलब ये मान लीजिए माइल्ड स्टील है, इसकी माइल्ड स्टील की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको बतानी है, चाहे वो हमारे पास एक बॉडी ही क्यों ना हो। ऐसे ये रही, बस आपको ये बोल देना है कि भाई ये फटीग लोडिंग में जा रही है, चाहे ये पेन ही क्यों ना है, ये फटीग लोडिंग में जा रहा है। तो आप क्या करोगे कि स्पेसिमेन बनाओगे इसके छोटे से पार्ट का, उसका स्पेसिमेन बनाया, उसे किस में लेके जाओगे? रिवॉल्यूशन में, है ना, ओमेगा में रिवॉल्यूशन कराओगे उसका। ठीक है, अब जो उसके रिवॉल्यूशन कराओगे तो कितने रिवॉल्यूशन पर आप उसकी स्ट्रेस को, जितनी वो स्ट्रेस झेल रही है, कितने रिवॉल्यूशन पर? 10 टू द पावर 6 पर। जब इसके रिवॉल्यूशन 10 टू द पावर 6 हो जाते हैं और उस पर ये कितनी स्ट्रेस विदाउट क्रैकिंग झेल पा रही है, वो हमारी एंडोरेंस स्ट्रेंथ कहलाती है। नहीं समझ में? एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ भी बॉडी बनी हो सकती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर माइल्ड स्टील की कोई भी बॉडी बनी हो सकती है, वो हमारी फ्लक्चुएटिंग में जा रही है। तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठाया, वो ये हो गया मान लीजिए। इसकी हमने क्या बना दी? एक शाफ्ट बना दी छोटी सी। इसको क्या किया? हमने घुमाया। माइल्ड स्टील तो वही है ना, बस इसे अब हमने क्या किया? घुमाना शुरू किया। कितना घुमाया? 10 टू द पावर 6 रोटेशन। जब इसकी 10 टू द पावर 6 रोटेशन हो गए, उस पर हम ये चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? ये 10 टू द पावर 6 पर क्या अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या ये फेल होगी? पहले ये चीज सोचो ना अपने माइंड में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पर 10 टू द पावर 6 रोटेशन दे दिए, यहाँ पर 10 टू द पावर 6 रोटेशन, और मैंने इस पर एक भी फोर्स नहीं लगा रखा, ट्रांसवर्स फोर्स जरा सा भी नहीं लगा रखा, तो क्या इस पर फेलियर होगा? नहीं होगा। मतलब इसकी जो स्ट्रेस है, जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, समझो मेरी बात को, जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, इंड्यूस जो हो रही है, वो स्ट्रेस अभी कितनी है? अगर इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो 0। सिर्फ रोटेशन कर रही है, सिंपल, जो सेल्फ वेट है वो 0 मान लो। ठीक है, सिर्फ रोटेशन कर रही है, काम खत्म। ठीक है, इस पर स्ट्रेस होगी ही नहीं, तो क्या उसका एंडोरेंस स्ट्रेंथ बोलोगे कुछ 10 टू द पावर 6 पर? कुछ नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं उसका। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर फोर्सेस बढ़ा दिए। ये W, इस W के बेसिस पर सिग्मा बी प्रोड्यूस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। इस कंडीशन में सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो मुझे वो बेंडिंग स्ट्रेस बताना है जो कि 10 टू द पावर 6 पर इसको फेल करा दे, फर्स्ट क्रैक उसमें इनिशिएट हो जाए। मतलब अगर मैं यहाँ सिग्मा बी लेके चला, मतलब कोई बेंडिंग स्ट्रेस लेके चला, वो किसकी वजह से है? वो W की वजह से। WL/4 याद है ना, मोमेंट आता है, तो मतलब बेसिक कोज क्या है? W, फोर्स।
तो अगर मैं फोर्स को बढ़ाता जाऊं, अब जरा सोचिएगा, मैंने इसको 10⁶ रोटेशन दे रखे हैं, ठीक है, 10⁶ रोटेशन दे रखे हैं। अब मैं W को क्या लगाता हूं, मान लीजिए 1 लगाता हूं, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन से मेरा फर्स्ट क्रैक आता ही नहीं है, समझो इस चीज को। अभी आपने 0 न्यूटन के हिसाब से सोचा था, अब आप सोचो 10⁶ पर 1 न्यूटन से। तो 1 न्यूटन से देखते हो 10⁶ पर ही आराम से झेल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रैकिंग आ ही नहीं रही, 10⁶ पर क्रैकिंग नहीं आ रही है। अब जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे सिग्मा भी बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे सिग्मा भी बढ़ा। आपने 10⁶ रोटेशन ही दे रखे हैं, उस स्पेसिमेन को 10⁶ रोटेशन के हिसाब से देख रहे हो। आपने जितना फोर्स यहाँ पर बढ़ाते बढ़ाते उस फोर्स तक लेके गए जहां पर उसमें फर्स्ट क्रैक आनी शुरू हो गई। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट क्रैक आनी शुरू हो रही है, फर्स्ट क्रैक आ गई, उस फर्स्ट क्रैक पर जितना लोड था, उस लोड के कोरस्पॉन्डिंग जितनी स्ट्रेस थी, वही स्ट्रेस मेरी क्या कहलाती है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस स्ट्रेस। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये जो एंड्योरेंस स्ट्रेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लोड के। क्या मुझे बताइए, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ रोटेशन पर डिपेंड कर रही है? एंड्योरेंस स्ट्रेंथ रोटेशन पर डिपेंड कर रही है? नहीं। क्यों? क्यों रोटेशन पर डिपेंड नहीं कर रही? क्योंकि रोटेशन तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। मैं उसे 10⁻³ बोल सकता था, मैं उसे 10⁹ बोल सकता था। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रोटेशन क्राइटेरिया है कि 10⁶ पर आपने इसके एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई किया। बात क्लियर हो रही है ना, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। 10⁶ पर जितना स्ट्रेस है वो मेरा क्या है, एक क्राइटेरिया है, तो रोटेशन पर डिपेंड नहीं कर रही होती है स्ट्रेस। ठीक है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो मतलब हमारी एंड्योरेंस लिमिट है ना, ठीक है, वो रोटेशन पर डिपेंड नहीं कर रही होती। हाँ, रोटेशन पर वो चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, कौन सी चीजें, जो कि डेवलप हो रही है। मतलब हमारे रोटेशन ज्यादा जा सकते हैं कम स्ट्रेस पर, है ना, हमारे स्ट्रेस कम है तो रोटेशन ज्यादा जा सकते हैं। वही ग्राफ हमारा ये था कि अगर हमारे रोटेशन ज्यादा लेके जाने तो आपको डेवलप कितनी करानी होगी स्ट्रेस, इस वाली स्ट्रेस से कम। अगर आपने डेवलप ज्यादा करा दी तो इतने रोटेशन तो हो ही नहीं पाएंगे, 10⁸ कभी नहीं हो पाएंगे, वो पहले ही फेल हो चुका होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। तो इधर की तरफ स्ट्रेस बढ़ रही है और इधर की तरफ रोटेशन बढ़ा रहे हो आप। ठीक, तो ये सेंस था हमारा उसमें। तो इस क्वेश्चन में जो मैं पूछना चाह रहा था, ठीक है, रिकैप्चुलेट भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में बताइए, जब मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये है लोग ग्राफ, तो 10⁶ का लोग अगर लोग लेंगे, लोग 10 रेशो पे 10⁶, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 है कि m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, और ये लोग m बेस पे m है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 6 आ गई। 6 कोमा लोग 10 बेस पे क्या होगी यहाँ पर, बाय डेफिनेशन सिग्मा ई, क्योंकि सिग्मा ई इस डायरेक्शन में है तो y कोऑर्डिनेट ये हो गए, x कोऑर्डिनेट 6 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 3 कोमा लोग 10 बेस पे s के 3 के कोरस्पॉन्डिंग कोई स्ट्रेस दे रखी है तो वो क्या होगी, लोग 10 बेस पे s। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है, इस सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग स्ट्रेस ऑफ 100 मेगापास्कल। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस है 100 मेगापास्कल। ठीक है, 100 मेगापास्कल। अब समझिएगा इस चीज को, जैसे ये मेगापास्कल में स्ट्रेस दे रखी है, वो स्ट्रेस क्या है, ये इंड्यूस है या उसकी ये प्रॉपर्टी है? पहले समझो, ये इंड्यूस है मतलब हम प्रोड्यूस करा रहे हैं इसके अंदर, ये इसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये इंड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, 100 मेगापास्कल पर बॉडी क्या कर रही है, काम कर रही है। मतलब एक जो मैंने माइल्ड स्टील अभी लिया था, वो माइल्ड स्टील कितने पर घूम रहा है, 100 मेगापास्कल पर। अभी मैंने कहा था ना कि W जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रही है, तो मैंने यहाँ W ना दिखा के सीधा स्ट्रेस दिखा दिया कि स्ट्रेस बढ़ा रहे हो आप W बढ़ा के। ठीक है, ये रोटेशन कितना कर रहा है अभी मुझे नहीं पता, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बोलूंगा अब। ठीक है, 100 मेगापास्कल पर इस सिलेंड्रिकल शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग स्ट्रेस ऑफ 100 मेगापास्कल, फटीग स्ट्रेंथ, अब वर्डिंग समझो, फटीग स्ट्रेंथ टू सस्टेन 1000 साइकिल is 490 megapascal. Fatigue strength is to sustain 1000 cycle is 490 megapascal. क्या सेंस समझ रहे हो, सेंस क्या समझ रहे हो? 10⁻³ पर मेरी फटीग स्ट्रेंथ क्या है, 490। मतलब अगर मैं 10⁻³ रोटेशन लेके चल रहा हूं तो उस पर अगर मैं स्ट्रेस 490 पहुंचा दूं तो फर्स्ट क्रैक आ जाएगी, फर्स्ट क्रैक आ जाएगी। तो यहां अगर मैं 10⁻³ को अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू लेता तो इसकी जो एंड्योरेंस लिमिट हो जाती है वो 490 हो जाती है। सिग्मा ई की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, 490। बट यहाँ 490 सिग्मा ई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आंसर दो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नहीं नहीं तोड़ना नहीं, क्यों नहीं होगा सिग्मा ई? सिग्मा ई क्या है, सिग्मा ई है उस मटेरियल की, ये जो शाफ्ट का मटेरियल है, मान लीजिए माइल्ड स्टील जो भी है, उस मटेरियल की 10⁻⁶ पर ही चेक होगी।
ये किस पर चेक होगी 6 पर, जबकि ये क्या है 10 टू द पावर 3 है। 10 टू द पावर 3 पर 490 है, तो क्या इसे आप सिग्मा ई बोल सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 पर जो आएगा उसको हम सिग्मा ई बोलेंगे, उसे हम एंड्योरेंस लिमिट बोलेंगे। देखो यहाँ पर दो वर्ड हैं, मैं आपको हमेशा ये बोलता था फटीग स्ट्रेंथ एंड, मैं जनरली मैंने सोम में भी यही वर्ड यूज किए हैं ऐसे, फटीग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस लिमिट। मैंने उसे वहां पर यही बोल दिया कि हाँ ये सर ऐसे ही होता है, सेम होते हैं, सब सेम होते हैं, सब सेम होते हैं, बट नहीं। अब रियल में चीजों को समझो। फटीग स्ट्रेंथ क्या है? फटीग स्ट्रेंथ पर्टिकुलर रोटेशन के बेसिस पर मैक्सिमम स्ट्रेस है। फटीग स्ट्रेंथ क्या है? पर्टिकुलर रोटेशन पर मैक्सिमम स्ट्रेस। कैसे? इस वाले फिगर में पूछूंगा मैं आपसे। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर कि यहाँ रोटेशन मान लीजिए मेरे ये 3 था, ये 6 हो गया, तो मान लीजिए यहाँ 5 है, मतलब 10 टू द पावर 5 रोटेशन हो रहे थे, तो उस पर फटीग स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी? आंसर दो। सेम माइल्ड स्टील का ही मटेरियल है, उस पर पूरा ग्राफ बना दिया ये अलग अलग रोटेशन पर। तो आप ये बताइए अगर 10 टू द पावर 5 रोटेशन चल रहे तो फटीग स्ट्रेंथ कितनी होगी? इस मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ कितनी होगी अगर 10 टू द पावर 5 रोटेशन चल रहे हैं तो? जो इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगी, दैट इज द फटीग स्ट्रेंथ। इसे बोलेंगे सिग्मा फटीग। ठीक है, इसे सिग्मा ई नहीं बोलेंगे, गलती ये मत करना। एंड्योरेंस लिमिट या फटीग स्ट्रेंथ हमेशा बराबर नहीं होती है। अब जब एमडी पढ़ लिया है तो उसमें आपने ये बेसिक चीज समझ ली है, बाकी समझाने के लिए क्या हो गया कि सब कुछ सेम है, क्योंकि वहां पर मैं आपको रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूँ, सॉम में कोई जरूरत भी नहीं होती है। जबकि यहाँ पर ये फिक्स है कि 10 टू द पावर 6 के कोरस्पॉन्डिंग ही मेरी क्या होगी? सिग्मा ई बोलूंगा उस स्ट्रेंथ को। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मेरी कब, एंड्योरेंस लिमिट मेरी कब फटीग स्ट्रेंथ के बराबर होगी? जब यहाँ पर 10 टू द पावर 6 रोटेशन। ठीक है, तो ये टर्म जो हमारे सेम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? 10 टू पावर 6 पर। बाकी अदर जगह ये फटीग स्ट्रेंथ कहलाती है, जबकि एंड्योरेंस लिमिट उसकी ये थी। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया क्वेश्चन में 10 टू पावर 6 के कोरस्पॉन्डिंग जो आएगी वो आएगी सिग्मा ई। अब देखो, इफ द करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इज 70 मेगापास्कल, मतलब जो मेरा 10 टू पावर 6 के कोरस्पॉन्डिंग, जो मेरा 10 टू पावर 6 के कोरस्पॉन्डिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, दिख रहा है एंड्योरेंस लिमिट या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, साफ लिखा हुआ है एंड्योरेंस वर्ड, एक है फटीग वर्ड। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इज 70 मेगापास्कल, तो 10 टू पावर 6 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है मेरा? 70 मेगापास्कल। जबकि ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? 490 है 10 टू द पावर 3 के कोरस्पॉन्डिंग, है ना। बस यही चीज अगर आपने समझ ली तो हो जाएगा क्वेश्चन। 10 टू द पावर 3 के कोरस्पॉन्डिंग है 490 मेगापास्कल। क्या बताना है? एस्टिमेटेड शाफ्ट लाइफ विल बी। शाफ्ट लाइफ किसके टर्म में आएगी यहाँ पर? मिलियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन के टर्म में, है ना, आवर्स के टर्म में नहीं, रिवॉल्यूशन के। तो एस्टिमेटेड शाफ्ट लाइफ, शाफ्ट लाइफ किसके ऊपर एस्टिमेट करनी है? ये क्या है? ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं एग्जैक्ट प्रॉपर्टी ना बोल के इनको नॉर्मली प्रॉपर्टी बोलूं तो ये प्रॉपर्टी टाइप्स हैं। क्या कि 10 टू द पावर 3 पर क्या है? 490, एक पॉइंट मिल गया। 10 टू पावर 6 पर क्या है? 70, एक पॉइंट मिल गया। आपको लाइफ किसकी चाहिए? किस कंडीशन में आपको लाइफ चाहिए? सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या इसको विजुअलाइज कर रहे हो? पहले सोचो जरा इस चीज को कि एक बार थी जिस पर 100 मेगापास्कल लगा हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 100 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंग ये बताइए कितनी इसके रिवॉल्यूशन होंगे जब इस पर फर्स्ट क्रैक इनिशिएट होगा। समझ में आ रही है नहीं जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 100 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंग, देखो ये ना 100 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंग इसकी लाइफ क्या होगी, है ना, कि उस पर 100 मेगापास्कल पर फर्स्ट क्रैक फेल हो जाए, फर्स्ट क्रैक इनिशिएट हो जाए। अब ये इस चीज में एक चीज और क्लियर कर लो, क्या कि जैसे अभी आपने बोला 5 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आएगा, तो अगर इससे ऊपर आप लेके जाओगे तो क्या हो गया? फेलियर स्टेट है या नहीं? ये सारी की सारी फेलियर स्टेट है। ठीक है, तो अगर मैं 100 मेगापास्कल इसमें इंड्यूस करता हूं, समझो 100 मेगापास्कल में इंड्यूस करता हूं, तो 100 मान लो मैं यहां पर पहुंचा दिया, तो 100 मेगापास्कल के हिसाब से इस पर जो 10 टू द पावर अगर मैं यहाँ के लेके चलूं 10 टू पावर 8, तो क्या इस पर 100 पर ये कभी सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो मुझे क्या आंसर देना है? मुझे इस 100 मेगापास्कल के हिसाब से इस वैल्यू को निकालना है। इस वैल्यू को समझ रहे हो? 100 मेगापास्कल से मुझे इस वैल्यू को निकालना है। मुझे गिवन क्या क्या है? अब एक नया फिगर बना लेते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में तो आ गया ना थ्योरी का एंड क्वेश्चन का रिलेशन। ठीक, अब इसका एक फिगर बना लो ऐसे। ठीक है, क्या क्या गिवन है? एसन कर्व है, ये कौन सा वाला एसन कर्व? लोग वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोग tan बेस पे s एंड लोग tan बेस पे n कर्व। क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैसे ग्राफ आता है? वो ऐसा,
ठीक है, अभी हमने पता है ऐसा ग्राफ आता है तो क्या करोगे, 10⁻³ को कहाँ लिखोगे सबसे शुरू में, क्योंकि इसके बारे में पता है तो ज्यादा इधर उधर करना नहीं है, इजी वे में लेके चलना है। 10⁻³ पर कितना दे रखा है, नहीं 10⁻³ पर सोचो, 10⁻³ पर 490, ठीक है, क्योंकि 10⁻³ की वैल्यू दी हुई है आपको, 100 की वैल्यू पर आपसे n पूछा हुआ है, तो 10⁻³ ये हो गया। 10⁻³ को log में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3, है ना, 3 लिखोगे ना यहाँ पर, ये 3 इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10⁻³, ठीक। यहाँ इसके पॉइंट क्या होंगे, 490, 490, बट ये 490 रियल में क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि log कर्व है तो log tan बेस पर 490, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, लिख दूं 3, log tan बेस पर 490, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए ए पॉइंट, ठीक है, ये स्टेट है इसकी, है ना स्टेट। उसके बाद दूसरी स्टेट क्या है मेरी, जब मैं लेके चलता हूँ 10⁻6 मतलब 6, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10⁻6, अगर 10⁻6 रिवॉल्यूशन है तब मेरे पास क्या है 70, 70 इससे कम होगी ना 490 से, तो कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, इसके कोऑर्डिनेट 6, log tan बेस पे 70, यस, ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो ये स्टेट और ये स्टेट कैसे जाएगी, अब जैसे मैंने अभी पहले समझाया था थ्योरेटिकल, ये स्ट्रेट होगी, इससे आगे कैसा होगा, ये लाइन नीचे जाएगी ना, यहां से सीधी जाएगी, मैंने वो जो ग्राफ बताया था, तो ये ग्राफ ऐसे हो गया। अब सोचो 490 और 70 के बीच में होगा 100 या इसके नीचे होगा 100, जो लग रहा है एक्चुअल में बीच में होगा, इसका मतलब ये 100 वाला पॉइंट कहीं यहाँ ले लो, ये ले लिया कहीं 100 वाला पॉइंट, है ना, तो 100 वाले का क्या हो जाएगा, log tan बेस पे 100, तो यहाँ जो log tan बेस पे 100 है उसके हिसाब से हम क्या लेके चल रहे हैं इसे, log 10⁻³ ऐसे कुछ, मतलब x है 10⁻x, तो उसे मैं क्या मान लू यहाँ पर, स्मॉल n मान लो, स्मॉल n 10⁻n, है ना, 10⁻n, ठीक है, लास्ट में क्या करना, जो n की वैल्यू आएगी उसको 10⁻ पे चढ़ा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये n log tan बेस पे 100 हो गया या नहीं, ये कोऑर्डिनेट। अब सीधा ये तो हो गई हमारी एमडी, ठीक है, एमडी से ही समझ में आ गया। अब ये जो चीजें हैं इसमें क्या फाइंड करना है, एन, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन में सीधा वो फॉर्मूला लगा दो जो आपने स्कूल में पढ़ा था, क्या y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, करके देखो, ये एमडी समझ में आ गई ना, कैसे ये रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, अब इस चीज को सोल्व करो बस। 3 पॉइंट है, एक अननोन है, आराम से बता दोगे। y माइनस वाई वन इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y, सॉरी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, तो x1 y1 इसे ले लिया, x2 y2 इसे ले लिया, ये क्या हो गया x और y, तो एक y तो हमें पता है, मतलब ये y पता हो गया, बस सिर्फ पूरे बॉडी में क्या नहीं पता, x, इस x को क्या लिख रखा है n, तो n निकल जाएगा एक इक्वेशन से, ठीक है, निकालिए और आंसर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा।
पूरा ही आंसर निकाल दिया 3 लाख। 3,60,000 के आसपास। 16 नहीं, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। एन की वैल्यू क्या है स्मॉल एन की? 5.5। ओके, तो 5.45 है एक्चुअली। ठीक है, कोई नहीं। आया आंसर आया और अच्छा 0.05 से ना काफी डिफरेंस आ गया आंसर में 10 टू द पावर में। हाँ 5.5 यानी कि 5.45 एक्चुअली है। 2,80,000 आसपास। तो यहाँ से आपकी x या n की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5.45 आएगी एग्जैक्टली। तो यहाँ से 10 टू द पावर n कर दोगे, मतलब 10 टू द पावर 5.45। सो आंसर आ जाएगा 2,81,000 ऐसी इसी के अराउंड है। 2,81,914 रिवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास इतने रिवोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, 2,81,914 रिवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट था ये n की वैल्यू निकालना, फिर तो 10 टू द पावर में करके आंसर निकाल लेना था। ठीक है, समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत हो जाएगा? आपके पास माइंड में क्या चलना चाहिए? बस वो पॉइंट, 2 पॉइंट हमारी 2 स्टेट क्या हैं? 2 स्टेट अगर एक बार निकल गई तो n की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। ठीक है, चलो भाई, अब इसका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है ये, इसमें एंड्योरेंस स्ट्रेंथ के अंदर ही इसी चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ और फटीग स्ट्रेंथ कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंड्यूसिंग कंप्रेसिव प्रीलोड। ये चीज हमेशा याद रखिए, कंप्रेसिव प्रीलोड। By this, stress amplitude of fluctuating load can be decreased. Stress amplitude of the fluctuating load can be decreased. कैसे? अब इस चीज को समझो। मान लीजिए आपके माइंड में ये चल रहा है, ये एक बॉडी है ऐसे, इस बॉडी पर फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहे हैं कैसे? P1 ऐसे, फिर P2 ऐसे, फिर से P1, फिर से P2, टेंसाइल में, है ना? क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग लोड, मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ये एक बॉडी है। इस बॉडी पर अगर रियल में टेंसाइल फ्लक्चुएटिंग है, टेंसाइल मतलब इसको खींचने वाला फ्लक्चुएटिंग है, मतलब बार बार कभी 50, कभी 100, कभी 50, कभी 100 ऐसे जा रहा है, तब ये क्रैकिंग में जाएगा। बट अगर इस पर ये वाली फ्लक्चुएटिंग है, कौन सी वाली? कंप्रेसिव, ऐसे ऐसे कंप्रेसिव फ्लक्चुएटिंग है, तो ये आपका उसमें क्रैकिंग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रैक जो है इनिशिएट नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्रैक और दबेगी, ना कि इनिशिएट होगी, जबकि इस चीज में क्रैक इनिशिएट होगी। इसलिए टेंसाइल ही हमारा क्रिटिकल लोडिंग होती है। टेंसाइल हमारी क्रिटिकल लोडिंग होती है। ठीक है, तो आपको टेंसाइल के सेंस में सोचना है। ठीक, अब टेंसाइल के सेंस में अगर बॉडी पर टेंसाइल फ्लक्चुएटिंग लोड्स लग रहे हैं हर तरफ से, मान लो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, हर तरफ से टेंसाइल फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहे हैं, तो आप कब इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस, कौन सी वाली स्ट्रेस? फ्लक्चुएटिंग, ज्यादा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को झेलने लायक बना सकते हो इस मटेरियल को? किस तरह से? किस तरह से सोचिए आप। अगर ये जो टेंसाइल वाली सेंसेस आ रहे हैं, इन सब को आप कंप्रेसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, लगेगा तो टेंसाइल ही, बट अगर बॉडी पे हम उसे कंप्रेसिव करने की कोशिश कर सकें तो वो हमारा ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड झेल सकता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग का ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है। तो वही सेंस होता है हमारा, क्या करके? बाय इंड्यूसिंग द कंप्रेसिव प्रीलोड। ठीक है, मतलब बॉडी पहले से ही जो डिजाइन्ड थी उसको पहले से ही कंप्रेशन में रख दो, और अगर पहले से ही बॉडी कंप्रेशन में होगी तो वो ज्यादा एक्चुअल में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को ज्यादा झेल सकता है। जितना पे अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा अप्लाई कर सकते हो अगर पहले से हम बॉडी को कंप्रेशन में रख देते हैं। ये किसके अंडर है? फ्लक्चुएशन के अंडर है। ठीक है, तो क्या होगा? मेथड टू इंक्रीज सिग्मा ई। सिग्मा ई इंक्रीज होने का सेंस आप समझ रहे हो? ठीक है, अगर हमने किसी बॉडी को पहले से ही कंप्रेस्ड रखा, मतलब एक आपके पास ये बॉडी थी, अब आप खुद समझ सकते हो इस चीज से। मान लीजिए माइल्ड स्टील थी जो कि अभी इनकम्प्रेस्ड थी, मतलब कंप्रेस नहीं किया हुआ, नॉर्मली रखी हुई है। 10 टू द पावर 6 पर कितना देगी? 10 टू द पावर 6 पर सिग्मा ई कितना देगी? 181, है ना? 181 मेगापास्कल।
बट अगर आपने इसी शाफ्ट को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके, मतलब अपने आप से इसे आपने एक्सटर्नली कंप्रेस कर दिया, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गए, पास पास आ गए, एक तरह से डेंसिटी को हम बढ़ाना चाह रहे हैं ना, माइंड में तो हमारे ये चल रहा है, हमने माइलेज की डेंसिटी को बढ़ाना चाहा, इसको कंप्रेस कर दिया। अब जो ये कंप्रेस स्टेट है इसको लेके गए, रिवॉल्यूशन दिए, तो इसकी सिग्मा ई बढ़ेगी या घटेगी 10⁶ के कोरिस्पोंडिंग? बढ़ेगी। समझ रहे हो ना कि अब 181 पर ये फेल नहीं हो जाएगा, अब ये थोड़ा सा ज्यादा पर होगा, मान लीजिए 190 पर हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, इस बॉडी को क्या किया, कंप्रेस करके, ये चीज तब आएगी जब हम इसे कंप्रेस्ड कर दें एक्सटर्नली, पहले ही कंप्रेस्ड कर दो, उसके बाद फिर से वही लोड लग रहे हैं, कौन से वाले लोड, जो ऐसे लगा रहे थे आप, वही लोड लग रहे हैं एक्सटर्नल, बट ये उससे ज्यादा झेल सकता है जो पहले झेल रहा था। ठीक है, तो उसी के हमारे 4 मेथड है, समझ में आ गया। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज करने के लिए फायदा हो रहा है, दूसरा मेथड टू इंक्रीज सिग्मा ई क्या है, एक तो है हैमरिंग, बॉडी में क्या कर दो, हैमरिंग कर दो, हो गया ना कंप्रेस, हो गई टेंशन, मतलब सॉरी हो गई डेंसिटी इंक्रीज। एक माइंड क्या चल रहा है, डेंसिटी इंक्रीज का, जनरली मशीनिंग जो हैंड से होगी ना, अभी मैं उसके बारे में समझा रहा हूँ, ये कहलाती है हमारी शॉर्ट पिनिंग। शॉर्ट पिनिंग में क्या होगा, हैंड से, इन द सेंस हैंड से नहीं होती, ये भी एक तरह से मशीन की हेल्प से ही होगी शॉर्ट पिनिंग, बट आप इस चीज को छोटे छोटे समझ सकते हो। चाहे हैमरिंग की बात करोगे, हैमरिंग में भी क्या होता है, आपके माइंड में एक इतना बड़ा सा लट्ठा होता है, ठीक है, आपके माइंड में ये चल रहा होता है ना, हैंड हैमरिंग करने के माइंड में, कि यहाँ पर इस पर क्या कर रहे हैं आप, छोटा छोटा ये वाला जो है, इस पर ऐसे यहाँ 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 आप हैमर मार रहे हैं, जो हथौड़ा जिसे बोलते हैं। तो हथौड़ा का जो शेप है, जो एरिया है, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू दिस बॉडी। ऐसा ही तो माइंड में चलता है कि आप हैंड हैमरिंग जो सोच रहे हो, ठीक है, बट अगर हम मशीन हैमरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये मशीन हैमरिंग का सेंस है, क्योंकि इस सेंस को, जो मैं हथौड़ा मारने की बात कर रहा हूँ ना, किस पर, एक बड़े से एरिया पर, उसी को हम बोल देंगे एक लेमन लैंग्वेज में शॉर्ट पिनिंग, ठीक है, उसी को बोलेंगे शॉर्ट पिनिंग। जबकि शॉर्ट पिनिंग एक्चुअल में कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। कैसे, कि आपने ये मटेरियल लिया हुआ है, ठीक है, और इस पर जैसे कंचे टाइप से होते हैं ना, छोटे छोटे गोल, ठीक है, गोल स्फेरिकल बॉल्स, उन स्फेरिकल बॉल्स को हाई वेलोसिटी के साथ में इस पर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, ये इस पर इम्पैक्ट करेगी, वापस चली जाएगी ये तो, बट जो इसके नीचे वाले जो मटेरियल हैं वो क्या करेंगे, एक साथ में कॉम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होंगे। तो ये बार बार शॉर्ट पिनिंग में क्या होता है, बार बार बॉल्स मारी जाती हैं इनके ऊपर, ऐसे, तो ये बॉल्स तो ऐसे जाएंगी, बट ये इस चीज को क्या करेंगी, कंप्रेस, उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर क्या करेंगे, कंप्रेस। हैमरिंग क्या है, हैमरिंग है पूरे सरफेस एरिया को एक साथ लेके जाना, हैमरिंग क्या है, पूरे सरफेस एरिया को एक साथ लेके जाना। शॉर्ट पिनिंग क्या हो रही है, आप बार बार उन पर बॉल मार रहे हो, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो उससे भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन ही तो बढ़ रहा है मटेरियल के अंदर, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिनिंग, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, टाइम इन द सेंस अगर मशीन नहीं है तो बहुत टाइम लगेगा, मशीन है तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बर्निशिंग। बर्निशिंग क्या होता है, बर्निशिंग होता है बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर उस पे, आपने मशीन मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा भी होगा इस चीज को, एक प्रोसेस होता है बेसिकली, बर्निशिंग एक प्रोसेस होता है, ये वाली चीज, ठीक है। क्या, अगर ये हमारे पास एक शाफ्ट है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या लेके चलते हैं, एक अलग टाइप के, आप मे बी आपने लेथ में कभी ये प्रोसेस देखा है, कभी ये प्रोसेस देखा है ऐसे वाला, नहीं, ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके ऊपर ये वाली शेप होती है, शायद याद आ जाए जब बनाने के बाद, कुछ याद आ रहा है ऐसा, सरफेस पे जो शेप होती है इस तरह वाली, ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है। ये वाली जो चीज है, ये एक तरह से क्या कर रही है, ये वाली इस शेप को, जो कि पहले सेम डेंसिटी का था, उस पर क्या करेगी, कंप्रेशन ही तो देगी, है ना, हाँ, ये आएगी आपकी कंप्रेशन, ये वाली जो चीज है। तो बर्निशिंग भी क्या है, मटेरियल की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बढ़ाती है, ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास ये है कोल्ड रोलिंग। कोल्ड रोलिंग आपको याद है, कोल्ड रोलिंग क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हमने अभी यहाँ तो नहीं पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या, कोल्ड रोलिंग एंड हॉट रोलिंग। मटेरियल साइंस में मैंने थोड़ा सा बताया था, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। तो हॉट वर्किंग क्या होती है, देखते हैं याद है या नहीं मटेरियल साइंस वाली बात। हाँ, कोई सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था वो, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होता है क्या, हमारे सॉलिड मटेरियल का, नहीं, ठीक है। ये अराउंड माइल्ड स्टील का कितना होता है, 723 के आसपास,
ठीक है 723, इसका मतलब 723 से नीचे जितनी भी वर्किंग होगी, जितना भी कंप्रेशन होगा किसी भी एक बॉडी का, ये हमारे पास एक ऐसे एक लेयर थी, इसको हमने रोलर्स के बीच में से गुजार दिया, ऐसे रोलर्स के बीच में से गुजारा, एक ये था ऊपर और एक ये हो गया नीचे, इन दोनों के बीच में से इसे गुजार रहा हूं। कब? जब इसका टेम्परेचर क्या है, बिलो 723, 723 के बिलो, ठीक है ऐसे 723 के बिलो है इसका टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर 723 के बिलो है तो ये है कोल्ड वर्किंग। तो इसका मतलब अगर माइल्ड स्टील को आप अपने रूम टेम्परेचर 30 पर अगर आप इसके कोल्ड वर्किंग कर रहे हो, मतलब इसको रोलर्स के बीच में से निकाल रहे हो, तो इसे बोला जाता है कोल्ड रोलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोल्ड रोलिंग। रोलिंग आपको मैं मेटल कटिंग वाले चैप्टर में उससे आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है, शीट मेटल ऑपरेशन वाले चैप्टर में आपको ये लेके चलेंगे। तो कोल्ड रोलिंग का जो सेंस आ रहा है वो कोल्ड वर्किंग से है। तो मटेरियल क्या होता है? कंप्रेस। मटेरियल यहाँ पर जो ये ग्रेन्स है ना ऐसी, वो ग्रेन्स यहाँ पर कैसे निकलेंगी? ऐसे इलोंगेट होती हुई, ऐसे ऐसे इलोंगेट होती हुई, और ये डेंसिटी क्या होती है? इस सेंस में बढ़ जाती है, ठीक है। ये निकलेगा तो छोटा हो गया, बट यहाँ की डेंसिटी बढ़ चुकी होगी क्योंकि मेटल्स इसमें ज्यादा आ चुके हैं। जो ये गैप यहाँ पर मिल रहा है वो गैप यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। इस वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ज्यादा क्लोजली पैक हो गई, और इसीलिए यहाँ की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कोल्ड रोल्ड की, हॉट रोल्ड की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हॉट रोल्ड अगर है, मतलब अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? मटेरियल क्या है? दूर दूर है, पहले से ही इसकी डेंसिटी हमने कम कर रखी है, 723 से ऊपर गए तो डेंसिटी कम होगी। तो उससे अगर हॉट रोलिंग की बात कर रहे हैं तो हॉट रोलिंग में फायदा नहीं है। हॉट रोलिंग अगर हो रही है तो फायदा नहीं है, कोल्ड रोलिंग हो रही है तो फायदा है, ठीक है। ये चीज याद रखिए, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हॉट रोलिंग कोल्ड रोलिंग में बढ़ेगी, ना कि हॉट रोलिंग में, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। ये था हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है, इसका कि ये मेथड कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सा मेथड इसमें से एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये चारों मेथड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये शॉर्ट पिनिंग वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ठीक है, कि शॉर्ट पिनिंग क्या करती है। शॉर्ट पिनिंग से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मतलब जो रेजिडुअल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और बढ़ने के बाद में हमारा क्या हो जाता है? एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कैपेबल होते हैं हम, ठीक है। जस्ट बस हमारे यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी सारी चीजों पर नहीं जाना, बस यही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेंस हमारा क्या है? सेंस है हमारा कंप्रेस करना, प्री लोडिंग, प्री कंप्रेशन, ठीक है, ठीक। चलो, तो ये हो गया हमारा ये पार्ट, क्वेश्चन हो गया, और ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो हम वैसे वाले क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ, मतलब 100 MMD दोनों को एक साथ ही वो कर लेते हैं, 100 में भी दे सकते हैं, प्रोडक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है, वो कभी कभी आ ही जाता है इस तरह से, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। Okay, so these are the questions related to फ्लक्चुएटिंग लोड्स, ठीक है, शाफ्ट और फ्लक्चुएटिंग लोड्स है ना, क्योंकि जो हमारे स्टैटिक लोड है वो तो हमने क्वेश्चंस कर ही लिए थे जो कन्वेंशनल टाइप से। बाकी और स्टैटिक लोड में क्या होगा आपका? सिग्मा पी वाई ए होगा, सिंपल वाली चीजें होंगी, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग लोड ही हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम भी थोड़ा लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फटीग। फटीग के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, जो सही है उनको क्लिक करते रहो अपने माइंड में, रॉन्ग मुझे बताओ क्या होगा। हाँ, यूनिवर्सल टेस्टिंग स्ट्रेंथ, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस लिखा होता है तो वो स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल, यूटीएम है तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन।
नीचे के तो सही है, पहले सही वाले स्टेटमेंट देख लो। सबसे पहले तो ये वाला देखो, यील्ड पॉइंट इन फटीग लोडिंग इज लोअर देन स्टैटिक लोडिंग। ठीक है, ये चीज तो मैंने पहले से ही बताई कि सिग्मा वाई से सिग्मा ई हमेशा कम होता है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, जैसे कि आपने फोर्थ पूछा, पहले फोर्थ ही कर लेते हैं। फटीग लोड लिमिट ऑफ ए मशीन एलिमेंट कैन बी इंक्रीज बाई कोल्ड वर्किंग, अभी समझा है एकदम कि कोल्ड वर्किंग यानी कि अंडर स्ट्रेसिंग, अंडर स्ट्रेसिंग मतलब कंप्रेस, प्री लोड पहले से ही कर देना, तो इसका मतलब ये भी सही। ठीक है, थर्ड देखो सी, पुअर सरफेस कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट द फटीग लिमिट ऑफ ए मटेरियल, ये कल समझाया था, याद करो क्या था कि इसमें ये बताइए बढ़ेगी या घटेगी। अगर मैं पुअर सरफेस फिनिश रखता हूं, ठीक है, तो फटीग लिमिट जो है सिग्मा ई घटेगा या बढ़ेगा, है ना, घटेगा, क्योंकि इस पे क्या है, इरेगुलरिटी ज्यादा आ जाएंगी, इरेगुलरिटी ज्यादा आएंगी, केटी बढ़ेगा, केटी बढ़ेगा तो सिग्मा ई घटेगा, है ना। सेंस समझ में आ रहा है ना, कल ये क्लियर हुआ था, तो ये भी सही। अब देखो, रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड बाय इट्स यूटीएस, ये किससे है, ये हमारी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, जो कि बिल्कुल ही अलग है, जो कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बेसिस पर स्टैंडर्डाइज की गई है। ठीक है, तो ये यूटीएस के हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, हाँ, वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है क्या, अराउंड 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी। ठीक है ना, ये निकल के आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एग्जैक्ट सेम है ना, तो ऐसे मत लिख देना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली चीज, ये रॉन्ग है, तो आंसर हो गया बी। क्लियर, चलो अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल, जो अभी समझाया था उसके हिसाब से, तो कौन सा वाला नॉट अडॉप्टेड है, कोल्ड वर्किंग है, शॉर्ट पिनिंग है, वेटर सरफेस फिनिश भी है, क्योंकि वहां से आप केटी वाला सेंस ले सकते हो। अगर वेटर सरफेस फिनिश है, रेगुलरिटी कम है, केटी कम है, केटी कम है, तो सिग्मा ही ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्या है हमारी, हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग इसकी इंक्रीज नहीं करेगी, सो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर थोड़े उल्टे आ रहे हैं अभी, है ना, मैंने क्रॉस किया है, तो इसका मतलब वो आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, एंड्योरेंस लिमिट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस या यील्ड स्ट्रेस, जो हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होती है। एग्जैक्ट प्रॉपर्टी सोम अगर याद है आपको, यील्ड स्ट्रेस प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, याद है ना, यील्ड स्ट्रेस प्रॉपर्टी थी। कार्बन स्लिपिंग वगैरह को छोड़ दो तो आपके पास एक ही यील्ड पॉइंट आता है, यील्ड स्ट्रेस प्रॉपर्टी है सिग्मा वाई टी प्रॉपर्टी है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा यूटी प्रॉपर्टी है, दिस दीज आर द स्ट्रेंथ्स। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी और नोट, क्या बात कर दी, इलास्टिक कांस्टेंट याद है, इलास्टिक कांस्टेंट्स सारे के सारे क्या थे, ई जी के म्यू, ये सारे के सारे मटेरियल की क्या थे, प्रॉपर्टी। क्या चीज थी, क्या लिया था इन मटेरियल को, प्रॉपर्टी को सेम रखते हुए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, तभी तो ये प्रॉपर्टी बार बार बोला था इन्हें मैंने, प्रॉपर्टी। तो ईजी केम्यू तो प्रॉपर्टी है, कहां से प्रॉपर्टी है, मटेरियल की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है ये, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। एक है लीनियर डायरेक्शन में ई, जी क्या है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, के क्या है 3D में, जो बल्क मॉडुलस था वो क्या था 3D में, म्यू क्या थी, म्यू थी हमारी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का जो माइक्रो स्ट्रक्चर था उससे रिलेट करने वाली प्रॉपर्टी म्यू, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल के माइक्रो स्ट्रक्चर को अरेंज करने वाली जो प्रॉपर्टी थी वो थी म्यू, ये उस टाइम समझाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए मैंने अभी समझाया एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या है, वो तो हमने एक डिजाइन किया है 10⁶ के लिए, सिंपल, वो चीज तो हमारी चेंज हो सकती है ना, सिग्मा ई तो हमारी चेंज हो सकती है ना, क्योंकि अगर हम 10⁶ पर नहीं कह रहे, हम तो ऐसे कह रहे हैं 10⁻³ वाली एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बताओ, तो क्या हो जाएगी ये वाली, हाँ, नहीं, एंड्योरेंस लिमिट यहाँ पर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ही होती है, एंड्योरेंस लिमिट एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ही होती है, बट ये एंड्योरेंस लिमिट हमेशा स्पेसिफाई होती है 10⁶ पर, कब, जब फेरस मटेरियल्स हो। मैंने कल ग्राफ में भी बताया था कि फेरस मटेरियल में ये होता है, जबकि नॉन फेरस में 10⁸ होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक क्या है 10⁶, जबकि इन चीजों के लिए कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, ये प्रॉपर्टी होती है, इनके लिए कभी ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रेस सर इतनी लग रही है तो सिग्मा वाई टी चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। ठीक है, फोर्स इतनी लग रही है, मैंने यहाँ पर फोर्स ही तो चेंज होती है, फोर्स अगर बढ़ा दें तो सिग्मा वाई टी बढ़ेगा, ऐसे मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि फोर्स हमारी बढ़ सकती है, एरिया कम हो सकता है, बट सिग्मा वाई टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा मटेरियल के लिए। बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसी की मैंने वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है, इसका भी यूज कर लेना, नोट्स में बना उतार लेना इसे। द एंड्योरेंस लिमिट इज ए ट्रू सेंस, इन ए ट्रू सेंस, हम इसे प्रॉपर्टी बोल देते हैं क्योंकि हम स्ट्रेंथ को प्रॉपर्टी बोलते हैं, है कि नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी अगर कहीं पर भी लगा दोगे आप,
समझो जरा इसको, मैक्सिमम कैपेसिटी स्ट्रेंथ वर्ड अगर किसी के साथ भी लगा दोगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। बस एंड्योरेंस में ही वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्या कि अगर मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ लगा दूंगा तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मेरी है तो मैक्सिमम कैपेसिटी, बट किसके कोरस्पॉन्डिंग, 10⁶ के कोरस्पॉन्डिंग, इसलिए ये मेरी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ ऑलमोस्ट आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो क्योंकि वो मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा रही है अभी भी, बट किसके कोरस्पॉन्डिंग, 10⁶ के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन ए ट्रू सेंस नॉट एग्जैक्टली ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल लाइक अदर प्रॉपर्टीज सच एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इट इज अफेक्टेड बाय, कौन कौन से फैक्टर्स थे, जैसे कि लोड को चेंज कर रहे हैं तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, याद है ना, लोड को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास W 100 मेगापास्कल था, अभी क्वेश्चन किया था 100 मेगापास्कल पे कितने आए हमारे रिवोल्यूशन, जो आपने आंसर निकाला था कितने, 2,81,000 के करीब, जबकि 10⁻³ पर कितने आ रहे थे, 490 मेगापास्कल। ठीक है, और अगर 70 मेगापास्कल पर देखो तो कितने थे, 10⁶। ठीक है, तो हमारी जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सच एज द लोड, साइज ऑफ द कंपोनेंट, शेप ऑफ द कंपोनेंट, सरफेस फिनिश, टेम्परेचर एंड नॉट सेंसिटिव ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इन सब पर हमारी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, रोटेशन पर नहीं, समझ रहे, रोटेशन पर नहीं। ठीक, चलो ठीक है, बात क्लियर होगी। ठीक, चलो अब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दे रखा है, हाँ ठीक है, कभी नहीं होगा इस सेंस में, जैसे कि आई थिंक स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेस प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, तो ये दो ऑप्शन है, मान लीजिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा अगर यील्ड है, ठीक है, चौथा अगर अल्टीमेट है, तो हम क्या कहते हैं, हम फिर उस सेंस को लेके चलेंगे जो इसमें 100% प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, वो कौन सा है, स्ट्रेस, है ना, फिर हम इस सेंस को मान सकते हैं कि उन्होंने रोटेशन को अपने माइंड में अंडरस्टूड कर दिया, है ना, जबकि उन चारों प्रॉपर्टी में ये फिक्स था कि वो हमेशा प्रॉपर्टी ही होंगी, है ना, वो मटेरियल पर हमेशा डिफाइन होती है। ई अगर माइल्ड स्टील का है तो फिक्स होना ही है, वो डिपेंड नहीं करेगा उस पर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस कितनी लग रही हैं। ठीक है, इसलिए ई को, इलास्टिक मॉडुलस को आप प्रॉपर्टी ना कहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहां पर क्या थी, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, जबकि यहाँ वाले आंसर में स्ट्रेस हमारा आंसर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, चलो, हाँ ये क्वेश्चन था इसे कीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, एसएन ग्राफ है, एसएन ग्राफ मैंने कल भी समझाया था आपको, जब मैंने लोग समझाया तभी उसे मैंने क्या बोला, एसएन ग्राफ। तो एसएन ग्राफ जो हम स्पेसिफाई बोलते हैं वो किस पर होता है, लोग ग्राफ। ठीक है, इनको ऐसे समझ लो कि log 10⁻⁻s, हाँ जिसे हम एसएन बोलते हैं ना, एसएन ग्राफ जिसे हम बोलते हैं वो हमारा लोग ग्राफ होता है, जिसे हम बोलते हैं एसएन ग्राफ वो हमारा लोग ग्राफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, ये तो सिंपल हमारे वो हो गए मैथ्स कि इसमें हो तो इसमें हो, कार्टेशियन समझते हैं ना, कार्टेशियन एक्स वाई, कार्टेशियन होता है एक्स वाई वाला, मतलब ये लीनियर वाला। ठीक है, उसके बाद सेमी ग्राफ पेपर, ठीक है, ये नॉर्मल चीज होगी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये वाली चीजें आपको याद होंगी शायद, क्या होगी हमारी, सिलेंड्रिकल मतलब आर थीटा वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीजें थी, ये हमारा लोग ग्राफ था जो हमारे पास यूज किया जा रहा है, ये हमारी सिंपल मैथ्स वाली चीजें हैं, तो हमने इसमें लोग ग्राफ यूज किया था। ठीक है, चलो, consider the following statement about low cycle and high cycle fatigue, low cycle and high cycle fatigue। अब आप एक बात बताइए, 10⁻³ जो था, 10⁻⁶ तो ठीक है, हमने एक लिया था 10⁻³, 10⁻³ का भी तो कुछ कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं पर है, 10⁻³ से नीचे वाले को हम बोलते हैं लो साइकिल। ठीक है, और 10⁻³ से ऊपर वाले को कहते हैं हम हाई साइकिल, हाई साइकिल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। सही बतानी, वैलिड, फर्स्ट सेकंड एंड सोचो किस किस में जाएगा, पहला दूसरा दो सेकंड तो पहला दूसरा तो सही, ए प्रांजल जी ने भी बोल दिया 1 2 3 एंड 4। ओके 1 3 4,
ओके, ए भी बता रहे हो और सी, बी कोई नहीं बता रहा, ठीक। चलो देखो, सबसे पहली चीज, लो साइकिल फटीग कोरस्पॉन्ड टू स्ट्रेस साइकिल लेस देन 1000, अभी बताया मैंने, इसका मतलब सही है। अब ये बताइए, हाई साइकिल फटीग कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस साइकिल मोर देन 10,000, नहीं ना यार, 10⁻³ है ना, अभी तो बताया। 10⁻³ वाली चीजें याद रखिएगा, ये हमारी 10⁻³ वाली जो लाइन है वही बताती है लो साइकिल एंड हाई साइकिल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सीधा अपना देख लो, ये जिसमें 2 नहीं है, 2 किसमें नहीं है, इस वाले इन 2 में, ठीक है। तो आप फोर्थ पर चल लो, फोर्थ क्या है, ए ग्रेटर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन इज इन लो साइकिल फटीग टू इग्नोर दी फटीग फैक्टर, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या होगी, मेरी सही होगी, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, एक ग्रेटर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन इन लो साइकिल फटीग टू इग्नोर दी फटीग फैक्टर, ठीक है। तो फटीग फैक्टर हमारे क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, और लो साइकिल जो हमारी है, उस लो साइकिल में क्या होगा, जो हमारे स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि लो साइकिल का ग्राफ क्या होगा, यहां से तो आ रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो लो साइकिल में हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रेसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक ग्रेटर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी टेकन और इज टेकन इन लो फटीग साइकिल टू इग्नोर द फटीग फैक्टर, मतलब एफओएस हम इसमें ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। फटीग फैक्टर को साइड करते हुए, फटीग की सेंस को साइड करते हुए एफओएस ज्यादा ले सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। तो अगर 1 और 4 सही है तो 2 नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, नहीं नहीं, देखो 10⁻6 से बिलो नहीं है, इस ग्रेटर है हाई साइकिल, ये 10⁻3 है ना। अरे मैंने हाई साइकिल को 10⁻6 से नीचे, ठीक है 6 से नीचे है, बट यहाँ 10⁻6 वाला सेंस जो है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का है, हाई साइकिल लो साइकिल का सेंस होता है 10⁻3, तो 10⁻3 से ऊपर हाई साइकिल है, ये 10⁻4 है, ये 10⁻4 है, नहीं नहीं, बात ये नहीं 10⁻4 से ज्यादा नहीं होगी, बात ये है कि ये क्राइटेरिया है, यहाँ लिखा हुआ है 10⁻4, 10⁻4 गलत हो गया ना, 10⁻3 होता तो सही था, है ना। ये बस एक तरह से थोड़ा सा रेसिप्रोकल रिलेशन है, मतलब उल्टे रिलेशन है, क्या कि लेस देन 1000 तो सही हो गया, 10⁻3 से कम है तो लो साइकिल बोल देंगे, बट हाई साइकिल कब बोलेंगे, जब ये 10⁻3 से ऊपर होगा, ना कि 10⁻4 से। स्टेटमेंट वाइज आंसर तो ठीक है, 10⁻4 से भी ज्यादा पर हाई साइकिल होगी, बट स्टेटमेंट तो 10⁻3 का होना चाहिए ना यहाँ पर, है ना, 10⁻3 का, ठीक। हाँ, तो कोरस्पॉन्डिंग टू 10⁻3, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला जो टर्म हो गया उसमें क्या है, द मशीन कंपोनेंट सच एज स्प्रिंग्स, बॉल बेयरिंग, गियर्स एटसेट्रा आर सब्जेक्टेड टू हाई साइकिल स्फटिक, सही बात है, ये वाली चीज सही है, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 सोचो जरा, अगर मैं बात करता हूँ गियर्स की, ठीक है, तो वो हाई साइकिल पे जा रहे होंगे या लो साइकिल पे जा रहे होंगे, ठीक है। नहीं, हाई साइकिल पे हैं, लो साइकिल पे, गियर्स स्प्रिंग्स हाई साइकिल पे, हाई साइकिल पे स्प्रिंग्स हैं, लो है गियर्स हैं वो हाई साइकिल पे, बार बार हमारे पास चीजें लग रही हैं, और क्या है, हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा रहती हैं, चाहे गियर को ले चाहे स्प्रिंग्स पर लो, बार बार स्ट्रेसेस लगती हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, हाई साइकिल्स, ठीक है। हाँ, बियरिंग्स तो बहुत ज्यादा शार्ट घूम रही है, बियरिंग अभी चैप्टर को पढ़ेंगे, बियरिंग में हमारे पास जो, हाँ, जो हमारी रोल बियरिंग, आप जो आंसर दे रहे हो सकता है आप साइकिल वाली बियरिंग की बात कर रहे हो, वो है हमारी रोलर बियरिंग, ठीक है। रोलर बियरिंग में लो साइकिल हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। जो हमारी स्पीड आप देखोगे बहुत ही कम होती है, बट जो हमारे मोटर्स हैं या फिर जो टर्बाइन्स हैं, ठीक है, स्टीम टर्बाइन मोटर्स, इन सब की स्पीड क्या होती है, बहुत हाई, तो वहां लेते हैं हम बियरिंग ही, बट कौन सी वाली, जनरल बेयरिंग, बोल नहीं, जर्नल बेयरिंग, उनके बारे में भी बेयरिंग में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें किस में होती हैं, हाई साइकिल में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 3 एंड 4, सो सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस, ये क्वेश्चन बताइए, ये बताया हुआ है मैंने, थ्योरी में समझाया हुआ था, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ये नहीं पूछेंगे आपसे नोट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताओ, उसमें से पार्ट भी निकाल सकते हैं, सोचो जरा, वर्डिंग पढ़ो, वर्डिंग, यही तो गलती हो जाती है कभी कभी, वर्डिंग में क्या है, इंक्रीज, इंक्रीज को मैंने समझाया भी था उस दिन, वेरी गुड। इंक्रीज का मतलब क्या है, राइज, याद आ रहा है, मैंने इसका फिगर भी समझाया था आपको, कि यहाँ पर अगर ये ऐसे है नोच, ठीक है, तो ये जो यहाँ से राइज हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कितना कहलाएगा, ये वाला पार्ट, यही तो था राइज, तो सिग्मा नोट, और ये क्या था मेरा, सिग्मा मैक्स, जिसकी वैल्यू क्या आ गई थी, सिग्मा के एफ इंटू
सिग्मा नोट, के एफ इंटू सिग्मा नोट, यही तो थी अगर फटीग वाला है तो के एफ इंटू सिग्मा नोट इंटू सिग्मा नोट, तो कितना इंक्रीज हुआ, इसमें से ये वाला घटा दो, इतना ही तो इंक्रीज हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा के एफ माइनस वन इंटू सिग्मा नोट। जनरली आंसर ए आ जाता है, बट ये थोड़ा देखना है, यहाँ इंक्रीज है, इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस फ्रॉम द नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है, तो कितना है ए एफ माइनस वन इंटू सिग्मा नोट। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एडिटिव नॉलेज देगा आपके उसमें थ्योरी में। क्या, फॉर स्टील्स सिग्मा ई 0.5 सिग्मा, ये तो आपको बताया था मैंने, ठीक है। फॉर कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। फॉर रोट एल्यूमिनियम एलॉयज, ये होता है सिग्मा इक्वल टू 0.4 सिग्मा अल्टीमेट, यहाँ ये लिख लेना, बस क्वेश्चन के सेंस में ले लिया, तो यहाँ पर रोंग क्या हो जाएगा, ये वाला, यहाँ होता है 0.4 सिग्मा अल्टीमेट, और ये फॉर कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय ये ही होता है 0.3 अल्टीमेट। तो रोट एल्यूमिनियम के लिए 0.4 होता है। कभी कभी आपसे डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो टाइप का है क्वेश्चन, ठीक। तो इन चीजों को याद रखना। स्टील का पूछ तो सीधा याद ही है, मतलब ये तो स्टेटमेंट मेरा सही है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मशीन कंपोनेंट रिजल्ट्स फ्रॉम, देखते हैं आप माइंड कितना दौड़ाते हो। मशीन डिजाइन सिर्फ मशीन डिजाइन नहीं होती, सॉम भी होती है, ठीक है। वन तो 100% होगा, मुझे अभी सोचो, जब मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तुमने एमडी में ही बताया है कि जहां पर चेंजेस आएंगे वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन 100% है, उसी को तुमने डिसकंटिन्यूटी बोला था, है ना। तो इसका मतलब वन तो हमेशा होगा। अब्रप्ट चेंजेस, अचानक से चेंज होना क्रॉस सेक्शन में, याद आ रहा है वो फिगर, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फर्स्ट में तो होना ही है, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मशीन कंपोनेंट रिजल्ट्स फ्रॉम, कहां से आता है, एक तो पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, प्रेशर एट द पॉइंट और एरियाज ऑफ द कंपोनेंट एट विच द लोड इज अप्लाइड। जहां पर बात याद करो, जब मैंने सोम के में समझाया था, पॉइंट लोड, पॉइंट लोड क्या था, किसी एक पॉइंट पर लगने वाला, है ना भाई। एक सिंपल सी बात याद करो, जब मैंने एक पॉइंट फोर्स बताया था, ऐसे मान लीजिए ये चीज ऐसे थी, तो इस पर पॉइंट फोर्स मान लीजिए ऐसे पड़ रहा है यहाँ पर, तो एक बात बताइए, जो ये प्रेशर है या पॉइंट फोर्स है, ये आसपास को ऐसे दबाएगा रियल में, अभी जो शॉर्ट पिनिंग वाला सेंस में समझाया था वो चीज है या नहीं है, रियल में क्या करेगा, ये शॉर्ट पिनिंग में क्या किया था आपने, उस चीज को कंप्रेस ही तो किया था। इसका मतलब ये वाली चीजें यहाँ पर स्ट्रेस फैक्टर की बात करोगे, अगर स्ट्रेस शियर स्ट्रेसेस की बात करो, सॉरी स्ट्रेस फ्लो की बात करोगे, तो स्ट्रेस फ्लो यहाँ से कैसे जाएगा, थोड़ा सा चेंज होता हुआ, समझ रहे हो। तो अगर मैंने एट ए पॉइंट की बात की, पूरे सरफेस पर नहीं, एट ए पॉइंट, तो एट ए पॉइंट पर वहां पर क्या हुआ है, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उस पॉइंट पर, फोर्सेस को कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड फोर्स बोलते थे ना उसे। अगर उस पॉइंट पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहां पर नहीं आएगी, उस पॉइंट पर आएगी ना। सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये चीज है, तो ऑब्वियस है कि बैक साइड में भी तो लग रहा होगा, ये मेरा ट्रांसवर्स तो है नहीं, ये मेरा कैसा है पॉइंट फोर्स, वैसा वाला नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इसे प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर हमेशा नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये एरिया में डिक्रीज तो होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन है या नहीं है, फिगर में कुछ इस तरह का चेंजेस होगा ना, ऐसा ऐसा दिखेगा फिगर में चेंजेस, बट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, बट हम फील तो कर सकते हैं ना इसे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, एज ए इंजीनियर फील कर सकते हैं, रियल में तो नहीं दिखेगा, इतना मैग्नीट्यूड नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर एट ए पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट एट विच द लोड इज अप्लाइड, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या है, हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमें दिखेगा उस पॉइंट के हिसाब से। और लास्ट चीज तो यहाँ पर क्लियर ही है, वो आपने बताया भी, पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है, मान लीजिए हमारा यंग्स मॉडुलस ही अलग अलग होता जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन दिख रहा है, तो ये मटेरियल बहुत ही अलग हो रहा है, तो स्ट्रेस उसी हिसाब से आती है, ई के हिसाब से तो स्ट्रेस भी आ रही है ना, तो वही चीज है हमारी, ठीक है। तो ये सेंस हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3। देखिए एमडी सिर्फ और सिर्फ एमडी नहीं होती, उसमें सोम का मिक्सचर होता है, तो प्लीज यार आप थोड़ा सा माइंड को सोम की तरफ भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, ये तो आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर, ये हमारा हुआ प्योर एमडी,
सीधा आंसर क्या होगा? एंड्रेंस लिमिट क्यों होगा भाई प्रांजल जी? तो रेशो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, यार आपने फॉर्मूला याद नहीं किया क्या? रेशो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स अपॉन में किस चीज का है? टू दी नॉमिनल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा नोट। सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नोट को क्या बोला मैंने हमेशा? के। अगर थ्योरेटिकल है तो केटी और फटीक वाला है तो केएफ। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये चीज गड़बड़ कर रहे हो इसका मतलब आपने ये एमडी का ये वाला चैप्टर सही से समझा ही नहीं है। हर जगह तो मैंने स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात की है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा मैक्स ये वाला जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है ना कि राइट? चला दो फिर से, गर्मी लग रही है? लग रही है ना, अपने को तो लग रही है। तो थोड़ा टेम्परेचर है। क्या होगा? डी। ठीक है, देखते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ द ब्रिटल मटेरियल। ये मैंने कल समझाया भी था चीजों को, ब्रिटल में और डक्टाइल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन को उसमें ज्यादा होती है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन स्टैटिक लोड समझ रहे हो? स्टैटिक लोड में अगर ब्रिटल मटेरियल लेके चलो तो ये वाला फिगर लेके चलो कि अपने माइंड में जो समझाया था। ठीक है, इसमें अगर मैं स्टैटिक लोड भी लगाता हूँ तो ब्रिटल मटेरियल जल्दी टूटेगा या नहीं? आंसर दो। जल्दी टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो यील्डिंग नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा तो स्ट्रेस फ्लो यहाँ पर स्मूथ नहीं बनेगी तो ये टूट जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही। मोर प्रोनाउंस्ड है ना, मतलब मोर ज्यादा ये इसके लिए ससेप्टेबल है, ये इसकी तरह जा रहे हैं, मतलब जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जल्दी टूट जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया राइट। दूसरा, इन साइक्लिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये कल समझाया था। अगर साइक्लिक लोडिंग है तब दिक्कत आएगी, तब दिक्कत आएगी किसमें? डक्टाइल में। अगर स्टैटिक लोडिंग होती तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये चीज हमारी इस तरह से हो चुकी थी। साइक्लिक लोडिंग में दोनों ही खराब होते हैं, डक्टाइल भी ब्रिटल भी। इसका मतलब ये भी सही है ना। तीसरी चीज, द मैक्सिमम स्ट्रेस एट द लोकेशन ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द फोटोग्राफिक मेथड। बात सही है। फोटोग्राफिक मेथड हमारा नॉर्मली क्या हो गया ये, कि जहां हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस है, वहां पर हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन दिखता है ना, कि वो पास में आ रहा है। जो ये 2-3 फिगर मैंने बताए थे किसके, होल के, ठीक है, ऐसे वाले ये जो फिगर मैंने बताए थे उससे आप समझा सकते हो। इसका मतलब फोटोग्राफिक मेथड से हम मैक्सिमम स्ट्रेस की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब लास्ट वन इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नहीं, मैंने कल भी बोला था अगर यहाँ पर आर चेंज होता है तो केटी डिक्रीज होता है ना। ये चीज मैंने बोली थी यहाँ पर कि अगर मैं आर को स्लोप को ऐसे लेके जाता जाऊं तो केटी हमारा डिक्रीज होता जाएगा और हमारी स्ट्रेस फ्लो कैसी होती जाएगी? स्मूथ। ठीक है, इसका मतलब ये चीज क्या दे रखी है? गलत। इज नोट नहीं है, इज डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्री। ठीक, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्लियर। ठीक है, आगे चले। सोच के और मिला के बताओ आंसर क्या होगा। डी वाला, ठीक है, दिख रहा है इसमें। देखो ए को किससे मिलाएंगे? सिग्मा वाई है, सोडरबर्ग नहीं है। सिग्मा वाई मतलब यील्ड लाइन। ठीक है, ये तो होगी यील्ड लाइन, तो ए का क्या हो गया? 6,
बी क्या है हमारा, ये गर्वर पैराबोला, ठीक है, गर्वर पैराबोला। सो गड़बड़ पैराबोला कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है, ये 1 हो गया। सी को देखो, सी क्या है हमारी, ये वाली यू से जा रही है मतलब गुडमैन, तो गुडमैन हो गई 5। उसके बाद डी क्या है, ये हमारा सोडरबर्ग, वाई से जा रही है तो सोडरबर्ग 2, ठीक है, तो आंसर हो गया बी। ठीक, आगे चलें। ये बताओ, द सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिजाइन ऑफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अपॉन, ये याद रखिएगा, दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ये एफओएस है। FOS is not dependent upon, is not dependent upon FOS, FOS is not dependent upon, देखते हैं यहाँ से आप जाओगे या नहीं जाओगे माइंड को लेके, साइज ऑफ द कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि यार एक बात याद करो, जब आप डी निकालते थे, ठीक है, आपके पास कोई डायमीटर दे रखा है, उससे क्या निकल रहा है आपका एफओएस। एफओएस का क्या हिसाब है, एफओएस हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सर्विस कंडीशन पर डिपेंड करेगा, कैसी सर्विसेज है वहां पर। एफओएस है ये मेरा कौन सा वाला जो यहाँ पर लेते हैं हम, सिग्मा परमिसिबल अपॉन में, सिग्मा परमिसिबल सॉरी इक्वल टू सिग्मा फेलियर अपॉन में एफओएस, सिग्मा फेलियर अपॉन में एफओएस, तो एफओएस क्या हो गया, एफओएस हो गया सिग्मा फेलियर अपॉन सिग्मा परमिसिबल, ठीक है। सिग्मा फेलियर इज द प्रॉपर्टी सिग्मा परमिसिबल जो हम मानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मानना जो चाह रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सर्विस कंडीशन पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर हम क्या देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग लोड से, तो एफओएस बढ़ा के रखना पड़ेगा ना, ठीक है, सर्विस कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा नेचर ऑफ लोड पर डिपेंड कर रहा है, कौन सी वाली नेचर ऑफ लोड है, फटीग है या स्टैटिक है, ठीक है। तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ लोड पर भी डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है, उसी के हिसाब से तो सिग्मा परमिसिबल हम लेके चलेंगे, ये कौन सी ओरिएंटेशन है। साइज ऑफ कंपोनेंट पर नहीं करेगा, कि साइज ऑफ कंपोनेंट तो हम बना रहे हैं, दैट विल बी द आउटकम, ठीक है। सिग्मा परमिसिबल का वो आउटकम है, सिग्मा परमिसिबल अपनी तरफ से ले रहे हैं ना, ये फैक्टर हमारे पास अपने आप है, प्रॉपर्टी है, ये फैक्टर जो आप महसूस कर रहे हो कि आपको इतना रखना चाहिए। एफओएस आपको अगर 2 रखना है और सिग्मा फेलियर आपके पास अगर 250 है, तो आपने मर्जी से एफओएस 2 रख लिया, बट वो 2 क्यों रखा गया, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है वहां फटीग फेलियर है, इस वजह से वहां पर फटीग लोडिंग है, तो आप एफओएस को ज्यादा लंबा रखोगे, ज्यादा बड़ा रखोगे, जिससे कि गैप ज्यादा रहे, 250 तक अचीव करने में गैप ज्यादा रहे, ठीक है। तो यहाँ आपने एफओएस को 2 अपने हिसाब से रखा, किसके हिसाब से, लोडिंग के हिसाब से, ठीक है, ये साइज के हिसाब से नहीं। साइज किसके हिसाब से आ रहा है, वो आ रहा है सिग्मा इंड्यूस के हिसाब से, सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या लिया आपने, सिग्मा परमिसिबल। सिग्मा इंड्यूस्ड किसके बराबर लिया, मैक्सिमम सिग्मा परमिसिबल के। सिग्मा इंड्यूस्ड मैक्सिमम क्या है मेरा, सिग्मा परमिसिबल के बराबर। इस सिग्मा परमिसिबल ऑटोमेटिकली क्या है, एफओएस, ठीक है। तो यहाँ जो सिग्मा इंड्यूस है उसमें आएगा साइज ऑफ कंपोनेंट, ये कितना आना है, ठीक है। तो एफओएस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके लोड के ऊपर, बेसिकली सर्विस कंडीशन और लोड के ऊपर, ठीक है, ना कि साइज ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात करूं, सिग्मा ई की बात करूं, वो साइज ऑफ कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने इसीलिए बोला दिस इज द एफओएस क्वेश्चन, दिस इज नॉट द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्वेश्चन। अगर ये सिग्मा ई की बात करूं तो वो साइज ऑफ कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, करेगा क्यों, शेप नहीं, साइज पर करेगा। कैसे, कल भी समझाया था, साइज फैक्टर समझाया था कल, याद करो। सिग्मा ई इक्वल टू क्या था, के ए इंटू के बी इंटू के सी इंटू सिग्मा ई स्टार, ठीक है। सिग्मा ई स्टार क्या था, मेरा आइडियल था, ठीक। जब ये सारी चीजें 1 1 1 ले रखी थी एक टेस्ट स्पेसिमेन के हिसाब से, जबकि ये सिग्मा के ए क्या था मेरा, साइज फैक्टर। और वो साइज फैक्टर मैंने कैसे समझाया था आपको, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा इरेगुलरिटी और उतनी ज्यादा डिफेक्ट्स होने के चांसेस, और उतना ही ज्यादा केटी कम, सॉरी केटी ज्यादा, जिसकी वजह से सिग्मा ई कम, चांस ऑफ फेलियर ज्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ से साइज फैक्टर भूलना मत। अगर यहाँ सिग्मा ई का क्वेश्चन होता, एंड्योरेंस का क्वेश्चन होता, तो फिर वो साइज ऑफ कंपोनेंट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, वो उस पर डिपेंड करता है, जबकि एफओएस नहीं करता, ठीक। आगे चले, फेलियर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट फेल्स, ये तो बहुत सिंपल है, व्हेन इट फेल्स एट यील्ड पॉइंट। क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, फेलियर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फटीग, फटीग मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं डायनामिक फेलियर, डायनामिक फेलियर किसकी वजह से होता है, सिग्मा ई की वजह से या सिग्मा वाई की वजह से, सिग्मा ई की वजह से ना, और सिग्मा ई क्या होता है, ऑलवेज लेस देन सिग्मा वाई, सो बिलो यील्ड पॉइंट, ठीक है। थोड़ा लॉजिक भी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फटीग लाइफ ऑफ ए पार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, कैन बी इम्प्रूव्ड बाई,
बस वही चीज ढूंढ लो इसमें, कहीं तक कहीं ना कहीं तो होगी। हॉट वर्किंग नहीं है, कोल्ड वर्किंग होती तो आंसर था, तो शॉर्ट पेनिंग। ठीक है, आपको ये चीज मिल जाएंगी, वो चारों चीजें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। Why severity of the stress concentration can be reduced, मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू रिड्यूस की जा सकती है क्या करके, क्या करके, एडिशनल होल। ठीक है, बट दो चीजों को और भूल चुके हो आप, ये भी चीज देखो, मल्टीपल नोचेस भी तो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, और प्रोवाइडिंग ए स्मॉल अंडरकट भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज ऐसी हो जाएगी। अब इनके फिगर को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मल्टीपल नोचेस का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक चीज ये है, मैंने होल को तो कल समझा दिया था। मान लीजिए ये चीज है, ऐसे बॉडी है, टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा एकदम से आई, ऐसे मतलब ये यहाँ पर ज्यादा प्रोन है किसके लिए, टूटने के लिए, स्ट्रेस कंडीशन में जाने के लिए। बट अगर मैं यहाँ मल्टीपल नोचेस दे दूं, मतलब इसके फिगर को मैं ऐसा कर दूं, कैसा, यहाँ पर ये ऐसे, थोड़ा और बढ़ा दो, ये हमारी एक्चुअल वाली थी, फिर इसमें, ठीक है, शायद आप समझ रहे होंगे क्या फिगर मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, मेरी मल्टीपल नोचेस है ना, ये मैंने नोचेस दे दी। एक्चुअल में ऐसे था, उसको मैंने मल्टीपल नोचेस दूंगा, तो यहाँ से स्ट्रेस अब कैसे आएगी, ऐसे होती हुई आएगी, ऐसे होती हुई। इसका मतलब ये क्या होगा, स्मूथ, ये स्ट्रेस फ्लो कैसा हो गया मेरा, स्मूथ। ठीक है, ये इससे बेटर है। ये तो हो गया मल्टीपल नोचेस। दूसरा क्या है, अंडरकट। अंडरकट क्या होता है, ये देखो, अगर ये चीज ऐसे होती, ये चीज अगर ऐसे होती, ठीक है, इसमें स्ट्रेसेस आप दे रहे हो ऐसे करके, है ना, ये चीज। तो अंडरकट में क्या होगा, अंडरकट का मीनिंग हो गया ऐसे। इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे लेके जाऊं, कैसे, ये ऐसे, अंडरकट ये होते हैं ना ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अंडरकट बना दिया मैंने ऐसे। भाई ये तो ऐसे था, यहाँ से मैंने ऐसे कट बना दिया। ठीक है, ये फिगर ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब ये फिगर ऐसा दिखेगा तो स्ट्रेस कैसी आ जाएंगी, स्ट्रेस फ्लो आ जाएगा ऐसे, आगे नहीं स्मूथ। ठीक है, बस ये चीज समझानी थी। बाकी ये वाली चीज मैंने आपको बताई हुई है, कौन सी, एडिशनल होल, वो कल बता दिया था। तो तीनों चीजें हमारी क्या है, सही। ठीक, ये दो फिगर भी याद रखिएगा, नोट्स में बना लीजिएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही यही हमने बात भी की थी थोड़ी सी अभी थोड़ी देर पहले, इसका आंसर सही बताना बस। एंड्रेस लिमिट के बारे में सोचते रहा करो हमेशा, हैं, सोचो। इंक्रीज, इंक्रीज, एंड्रेस स्ट्रेंथ क्या है, एक तरह से एंड्रेस स्ट्रेंथ क्या है, एंड्रेस स्ट्रेंथ वो मेरी स्ट्रेंथ है ना, जिस पर मैं अपने आप में फर्स्ट क्रैक आ जाती है, जिस स्ट्रेस पर फर्स्ट क्रैक आ रही है, वो स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी मेरी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब मेरा साइज बढ़ रहा है। ये सोचना है कि अगर मैं अपने साइज को बढ़ाता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि अगर मटेरियल का साइज बढ़ता है, तो मटेरियल पर साइज अगर बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ गया, है ना। अब बताइए, इस पर डिफेक्टिव पॉइंट्स ज्यादा हैं या इस पर डिफेक्टिव पॉइंट ज्यादा हैं, डिफेक्टिव पॉइंट इस पर ज्यादा है या इस पर ज्यादा है, 1 पर ज्यादा है या 2 पर ज्यादा, बताओ। डिफेक्टिव पॉइंट 2 पर, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ कंपोनेंट बड़ा हुआ है, तो इस पर डिफेक्टिव पॉइंट भी तो बढ़ेंगे ना। और अगर डिफेक्टिव पॉइंट ज्यादा बढ़ेंगे तो एक तरह से क्या होगा, मेरी डिसकंटिन्यूटी बढ़ेगी या नहीं। डिसकंटिन्यूटी अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, केटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। केटी बढ़ेगा तो सिग्मा ई मेरी कम होगी या बढ़ेगी। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। मतलब मटेरियल पहले फेल हो जाएगा अगर साइज हम बढ़ाते हैं तो फटीग लोडिंग में साइज जितना छोटा रख सको उतना अच्छा है। फटीग लोडिंग में ऐसा नहीं है कि फटीग लोडिंग का माइंड में एकदम लेके चल लो क्या कि बहुत बड़ा साइज ले लो सब सेफ है ना, कंडीशन खराब भी हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम मटेरियल के लिए हमारा साइज ये वाला काम कर सकता है पावर ट्रांसमिशन में, तो फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फटीग लोडिंग में हम साइज को क्या लेने की कोशिश करेंगे, कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल विल बी डिक्रीज। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट।
स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज रेशियो ऑफ, ये भी मैंने बताया था एंड्योरेंस लिमिट के सेंस में। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉमिनल के सेंस में तो बताया था, साथ ही ये फॉर्मूला भी लिखवाया था। बस ये देखना है कि वहां पर मैंने विदाउट नोट्स लिखवाया था, यहाँ पर कुछ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। कौन सा? बी वाला। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, बस छोटी छोटी तो गड़बड़ी होती है बस। ठीक है ना, वो बिल्कुल उसी से जाना है, उसी से जाना है। तो 100 क्या है? विदाउट है, और 60 क्या है? विद है ना। मतलब जहां नोच आ गई वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ गई, जहां नोच नहीं है वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो उसी से जाना था जो एग्जांपल लिया था। तो ये क्या है? विदाउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन टू दी विद स्ट्रेस कंसंट्रेशन फ्रैक्चर, मतलब विदाउट नोच, विदाउट नोच फॉर्मूले में देख लो, विदाउट नोच अपॉन विद नोच का ये है एंड्योरेंस लिमिट, मैंने लिखवा रखी है वो एंड्योरेंस लिमिट, यहाँ पर भी एंड्योरेंस लिमिट। तो ये हमारे लिए विदाउट थी 100/60 है ना। तो आंसर के का ये निकाल के हमने रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सारी चीजें जितनी भाई मैंने पढ़ाई है ना एमडी में अभी तक इस वाले चैप्टर में, वो सारी चीजें क्वेश्चंस में दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो प्लीज उनके नोट्स को रिवाइज भी करते रहना। रेजिस्टेंस ऑफ फटीग मटेरियल इज मेजर्ड बाय फटीग। किससे? जब फटीग वर्ड आ गया तो कहाँ ध्यान देना है? चैप्टर इस वाले पर, है ना। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एंड्योरेंस ढूंढना शुरू कर दो, ये रहा आंसर आ गया, है ना। पूरी सोम एक तरफ और एमडी फटीग एक तरफ। ठीक है, बस ये चीज सोचना, जो टर्म जैसा वैसा। इसका आंसर भी आपको मैंने बता रखा है। बताइए प्रांजल जी, क्या आंसर आएगा? बी। ठीक, ठीक है, चलो आपके आंसर की वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीधा फॉर्मूला था 1+2a/b। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी आपको बता रखी है ना, इस तरह से पूरा फिगर बनाया हुआ था ये। ठीक, नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ द मेंबर द डिजाइन कैलकुलेशन फॉर मेंबर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है, विद द सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड द मोर कंजर्वेटिव एस्टिमेशन। कंजर्वेटिव किस में होता था? सोडरबर्ग। बहुत बढ़िया, कंजर्वेटिव किस में था? सोडरबर्ग। ठीक है, सोडरबर्ग। मैंने आपसे टर्म भी लिखवाए थे, सेफ, इकोनॉमिक, सेफ अनइकोनॉमिक एंड कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव क्या था मेरा? सोडरबर्ग। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बताइए इसको। देखते हैं इस चीज को थोड़ा सेंस के थ्रू आंसर दे पाओगे या नहीं। पता लगा आप वैल्यू ही निकालते फिरो। चाहे तो आपको, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था जिसमें मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे निकलवाया था, आप उसके आंसर देख सकते हो, नहीं तो जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वहां से देख सकते हो। किसकी एफएस ज्यादा हो सकती है? सोडावर की एफएस सबसे ज्यादा हो सकती है, तो उसकी एफएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? जो हमारी फेलियर को मतलब जिसमें हम फेलियर तक ना पहुंचे, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात होती है। कौन सा? सी। मतलब पहले गुडमैन, नहीं गड़बड़ हो गया, नहीं लास्ट में नहीं आएगा, ये भी गड़बड़ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है पहले आप समझते हो ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? आपकी फेलियर से आप कितना दूर दूर रख सकते हो उसे, जितना ज्यादा दूर रख सकते हो उतना बेस्ट। फेलियर से, फेलियर से दूर रखने के लिए क्या होगा? फेलियर जोन आपके पास बड़ा होना चाहिए, छोटा? मतलब सेफ जोन आपके पास बड़ा होना चाहिए, छोटा? 250 के लिए सेफ जोन बड़ा होना चाहिए, छोटा? बड़ा होना चाहिए। अगर आपको एफएस बढ़ानी है, अगर एफएस की वैल्यू ज्यादा रखनी है, तो सेफ जोन भी तो आपके पास ज्यादा होना चाहिए। सेफ जोन ज्यादा किस में होता है? वेरी गुड, अब है ना आंसर। सेफ जोन होता है गर्वर में सबसे बड़ा, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेफ जोन गर्वर में सबसे बड़ा, मतलब गर्वर में सबसे ज्यादा एफएस रख सकते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा जोन है ना, तो एफएस सबसे ज्यादा रख सकते हैं। उससे कम किस में हो सकता है? गुडमैन। ठीक है, और उससे कम किस में? सोडाबर्ग में। तो जिसका सेफ जोन जितना छोटा, उसका एफएस उतना ही कम रखा जाएगा। ऑब्वियस है, फंस गए हम वहीं पर, है ना, क्योंकि भाई इंड्यूस्ड एक फिक्स है,
उस इंड्यूस्ड का जितना ज्यादा सेफ है, भाई इंड्यूस्ड हमने मान लिया इतना है, ये इंड्यूस्ड आ गई, एक्स डायरेक्शन में चल लो, इंड्यूस्ड ये आ गई, तो अब जरा सोचिएगा इंड्यूस्ड सोडरबर्ग में कितना मैक्सिमम तक पहुंच सकता है, यहाँ तक, ठीक है, मतलब एफ की वैल्यू मान लीजिए 2 टाइम्स में इतना आ गया, तो 3 टाइम्स में इतना आएगा ना, 4 टाइम्स में इतना आएगा ना, ऐसे कुछ, तो माइंड में ये लेके चलो, सेफ जोन जितना ज्यादा उतना एफ ज्यादा, ठीक है। हाँ, किसमें नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, कैसे, ना ना ये गड़बड़ कर रहे हो ना, क्योंकि आपके पास अगर एफ ये सेफ जोन कम है तो इंड्यूस तो एक फिक्स होगी ना, भाई देखो एक मटेरियल है उस पर आपने एक डब्ल्यू फिक्स लगा दिया, तो सिग्मा इंड्यूस फिक्स हो गई ना, सिग्मा इंड्यूस फिक्स हो गई, मतलब एक पॉइंट फिक्स हो गया है ना, ये पॉइंट हमारा एफ के हिसाब से, एफ क्या होगा, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई, ऐसे कुछ, तो 2 टाइम्स अगर एफ इसके लिए है, किसके लिए, सोडरबर्ग के लिए, तो ऑब्वियस है इस इंड्यूस से हम 2.5 कर दें अगर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पहुंचेगा, मतलब गर्वर में ये गुडमैन में भी ठीक था, अगर इसे हम 3 टाइम्स कर देंगे तो ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, ऐसे कुछ, तो ये गुडमैन गर्वर में ठीक है ना, सेफ जोन जितना ज्यादा उतना हम एफ ज्यादा रख सकते हैं इंड्यूस के मल्टीप्लाई करके, भाई देखो सिंपल सी बात है ना, सिग्मा इंड्यूस मेरा क्या है, सिग्मा परमिसिबल, सिग्मा मैक्सिमम इंड्यूस क्या है मेरा, सिग्मा परमिसिबल, अगर सिग्मा परमिसिबल में से मल्टीप्लाई कर दूं एफ की तो क्या आएगा, आएगा या नहीं, सिग्मा इंड्यूस में, सिग्मा परमिसिबल या इंड्यूस में मैं एफ के मल्टीप्लाई करूंगा तो सिग्मा फेलियर आएगा, सिग्मा फेलियर किसमें सबसे ज्यादा, गर्वर में, सिग्मा फेलियर सबसे ज्यादा गर्वर में, सेम मटेरियल के लिए, तो गर्वर में अगर सबसे ज्यादा फेलियर है तो एफ क्या होगा, सबसे ज्यादा, है ना, सिग्मा इंड्यूस तो सेम है ना, सिग्मा परमिसिबल तो बॉडी के लिए सेम हो गया, एक हो गया, क्योंकि उसमें तो डब्ल्यू के ऊपर, इंड्यूस हमेशा डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, इस बॉडी में क्या हम डब्ल्यू चेंज थोड़ी कर रहे हैं, डब्ल्यू तो एक फिक्स हो गया, उस डब्ल्यू के बेसिस पर एफ क्या होगा मेरा, क्योंकि फेलियर जिसका ज्यादा उसमें एफ ज्यादा, उसकी रेंज हमारे पास ज्यादा है, इंड्यूस से मल्टीप्लाई हम ज्यादा कर सकते हैं उसमें, ठीक है, तो ये सेंस है, ठीक, अगर दिक्कत हो तो इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है, सिग्मा परमिसिबल तीनों के लिए कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो सिग्मा इंड्यूस मैक्सिमम के बराबर है, और जो कि सिग्मा इंड्यूस मैक्सिमम डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट, शाफ्ट विद रेस्पेक्ट टू स्टैटिक एंड विद रेस्पेक्ट टू डायनेमिक लोडिंग, ये कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चंस, ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, इन क्वेश्चंस को प्लीज थोड़ा सा फोकस करके रखना, ठीक है, जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे किए हैं उनको कर लेना, और रिवाइज भी प्लीज कर लेना, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द बियरिंग्स, ठीक है, ठीक है, बियरिंग्स पर चलते हैं, सोम इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी 31 तक, हाँ तो ये भेजनी है मुझे हर एक चैप्टर की ना, पूरे सोम की नहीं, मुझे मतलब चैप्टर वाइज बनी हुई है ना पीडीएफ, जो अभी आपने देखी थी ना वो चैप्टर वाइज है, उस हिसाब से तो मैं उनकी ये भेज दूंगा, 1 मिनट दीजिए, ठीक है, चलिए बियरिंग शुरू करें, ठीक, so next chapter is the bearing,
ठीक है, बेयरिंग बेसिकली है क्या, ठीक है। पहले तो चलो हम बेयरिंग से भी पढ़ने से पहले हाँ, तो बेयरिंग्स हैं क्या बेसिकली। अगर आप सिंपल एक लैंग्वेज में एक लाइन में, प्लीज यहाँ देखिएगा मत, टाइम का यूटिलाइज कर रहा हूँ ना कि आपको चीटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए और कुछ, प्लीज यहाँ नहीं, रोटेट कराने के लिए, ठीक है, और कुछ। बेयरिंग क्या है, बेयरिंग क्या है, रोटेट कराने के लिए बात ठीक कही, शाफ्ट को मतलब विदहोल्ड करने के लिए ये बात भी ठीक है, तो और भी कुछ और सोचो। पावर ट्रांसमिशन करने के लिए तो गड़बड़ हो गया, बट हाँ आप सही सोच रहे हो कि बियरिंग है तो मतलब कुछ ना कुछ शाफ्ट में रोटेशन है ना, सोच सही रहे हो, बट लैंग्वेज ये नहीं बोली जाएगी। बियरिंग क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन, टॉर्क ट्रांसमिशन नहीं, बिल्कुल गलत, जैसे पावर ट्रांसमिशन नहीं है वैसे टॉर्क ट्रांसमिशन भी नहीं है। बियरिंग टॉर्क ट्रांसमिशन नहीं करती है, टॉर्क ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन कौन सी चीज करती है, क्लचेस, क्लचेस ना कि बियरिंग, बियरिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है क्लच, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो अभी क्लचेस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बियरिंग बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सी वर्डिंग में बियरिंग है एक स्टेशनरी एलिमेंट बस, ठीक है, एक रुका हुआ एलिमेंट बस। बियरिंग ये है, जो रोटेट कर रहा है वो क्या है, शाफ्ट, जो रोटेटिंग एलिमेंट है जिसके थ्रू रोटेट कर रहा है वो है रोटेटिंग एलिमेंट बियरिंग के, बट बियरिंग क्या है, हमेशा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी, ठीक है। यहाँ अब इस चीज को देखिएगा, बियरिंग बेसिकली है क्या। बियरिंग जो है वो बेसिकली हम इस साइंस में पढ़ते हैं, दैट इज द ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी में ट्राइबो एंड लॉजी, ट्राइबो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, ट्राइबो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, ट्राइबो, ट्राइबो, हाँ, ट्राइबो, ट्राइबो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जिससे रिलेट किया जाता है हमारा फ्रिक्शन और वियर और लुब्रिकेशन, ठीक है, ट्राइबोलॉजी, ठीक है। लॉजी क्या होता है, लॉजी, लॉजी आज तक नहीं पढ़ा, टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब एक नॉलेज, ये भी एक ग्रीक वर्ड का ही पार्ट है लॉजी। हर चीज में जैसे कि हम एक लगाते हैं ना, आपने हमेशा देखा होगा बायोलॉजी, ठीक है, जो लॉजी वर्ड होता है वो क्या होता है, वो रिलेट करता है उस पर्टिकुलर थिंग से, ठीक है। तो अगर मैं लुब्रिकेशन या फ्रिक्शन, ठीक है, लुब्रिकेशन कहाँ यूज किया जाता है, जहां फ्रिक्शन या वियर हो, तो फ्रिक्शन वियर से रिलेटेड हमारी स्टडी, लॉजी बेसिकली क्या होगी, हमारी स्टडी, हमारी नॉलेज, ठीक है। तो जब हम नॉलेज या स्टडी का यूज करते हैं किससे रिलेट करते हुए, फ्रिक्शन वियर और लुब्रिकेशन से रिलेट करते हुए, तो वो स्टडी मेरी क्या कहलाती है, ट्राइबोलॉजी। जहां पर भी फ्रिक्शन वियर का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर क्या होगी, मेरी ट्राइबोलॉजी काम करती है। ये टर्म आपको कभी आगे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने टर्म भी यूज किया यहाँ पर। जैसे आप एज ए इंजीनियर बनोगे ना, तो जहां लुब्रिकेशन वाली चीजें आप करोगे, क्योंकि मशीन जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो हमेशा लुब्रिकेशन के ऊपर ही चलते हैं, कभी भी विदाउट लुब्रिकेशन कोई भी मैकेनिकल डिवाइस चल ही नहीं सकती। तो हमेशा आपके लिए ट्राइबोलॉजी ही जरूरत पड़ती है, ट्राइबोलॉजी की स्टडी आगे आपको जरूरत पड़ेगी एज ए इंजीनियर, जब आप डिजाइन करोगे वहां पर बैठ के, तो इसलिए ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आपको फेमिलियर रहे। ट्राइबोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, जो कि रिलेट करता है किससे, फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट, इन चीजों से, दैट स्टडी इज द ट्राइबोलॉजी, ठीक। अब ये जो बियरिंग है वो बियरिंग का मीनिंग क्या है, वेन एवर ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मूविंग पार्ट एंड ए स्टेशनरी पार्ट। तो इसमें यहां पर मैंने क्या लिया, लुब्रिकेशन, देखो यहाँ पर क्या है, ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी में लुब्रिकेशन आएगा, ठीक है, फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होगा, ऐसे तो नहीं है कि ये एयर में ये एयर में, मतलब ये एक अलग पार्ट ये अलग पार्ट नहीं, इन दोनों के बीच में कनेक्शन, कनेक्शन किस चीज का है, वेरी गुड, इन दोनों के बीच में कनेक्शन किस चीज का है, लुब्रिकेशन का। तो लुब्रिकेशन यहाँ पर हो गया, इस लुब्रिकेशन से रियल में ये कैसे जा रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो सो ये क्या है, हमारी मूविंग बॉडी, ये क्या है मेरा मूविंग एलिमेंट या मूविंग बॉडी, ठीक है। और ये वाली चीज क्या है मेरी, स्टैटिक और स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। तो बियरिंग क्या होती है ट्राइबोलॉजी के अंदर, मतलब लुब्रिकेशन से रिलेटेड सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम बन के आ गया, एक मूविंग पार्ट एक स्टेशनरी पार्ट, और बीच में क्या है उनका कनेक्टिंग लिंक, वो क्या है मेरा लुब्रिकेशन। इन तीनों की जो सिस्टम बन के आ रही है उसमें जो मेरा स्टेशनरी पार्ट है
वो मेरा कहलाता है सीधा बेयरिंग। यही जो स्टेशनरी पार्ट है यही मेरा क्या कहलाता है, बेयरिंग। बात समझ में आ गई? जो स्टेशनरी पार्ट है, हाँ बताओ। नहीं, अब आपके मन में आया सर्कुलर, वो सर्कुलर आया जो है ना वो आगे, हाँ बिल्कुल, वो जो आया है वो आगे किस में है, वो विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट है। ये है अभी डेफिनेशन बेयरिंग की, है ना, समझ रहे हो ना? जो आप बोलते हो रियल में बेयरिंग वही होता है सर्कुलर, बट डेफिनेशन क्या है बेयरिंग की? बेयरिंग की है उस ट्राइवोलॉजी में, उस सिस्टम में जिसमें लुब्रिकेशन है, उस सिस्टम में जिसमें हमारे पास ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के हमेशा एक साथ में क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नहीं तो इसके बिना क्या आप किसी चीज को स्टेबल कर सकते हो? नहीं। तो मैं अभी बेयरिंग की वो डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ जो कि एक्चुअल में क्या है बेयरिंग की डेफिनेशन, कि जो हमारे पास सपोर्ट इस मोशन को अपने ऊपर थामे रख रहा है, ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द बेयरिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी बेयरिंग की? व्हेनेवर रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन टू मशीन्स, ठीक है, द मशीन एलिमेंट विच इज स्टेशनरी एंड सपोर्टिंग द मूविंग मशीन एलिमेंट इज नोन एज द बेयरिंग। बात क्लियर है? बस जो हमारा प्रैक्टिकल डेफिनेशन होता है, प्रैक्टिकल जो हम यूज करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? यहाँ साफ लिखा हुआ है शाफ्ट के रेस्पेक्ट में। आपके मन में जितना भी बेयरिंग चल रहा है वो सब क्या है, हमारी शाफ्ट। चाहे बाइसिकल में बेयरिंग सोच लो, वो सारी क्या है, सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन क्या होगी? बेयरिंग इज डिफाइंड एज ए मशीन एलिमेंट whose function is to support a rotating element and to guide और कंटिन्यूज इट्स मोशन। जैसे आपने सबने बोला कि जो मोशन के लिए हमारी जरूरत होती है, ठीक है, तो मोशन है, बट मोशन सिर्फ और सिर्फ मोशन, ना कि पावर ट्रांसमिशन। उसे पावर ट्रांसमिशन मत बोलो, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ मोशन को होने दे रही है। बियरिंग का काम पावर ट्रांसमिशन नहीं करना होता है। किसका काम होता है पावर ट्रांसमिशन? एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाना, कपलिंग का, ना कि बियरिंग का। बियरिंग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? सपोर्ट, उसे नीचे जाने से रोक रही है। जबकि कपलिंग क्या कर रही है? एक पावर को दूसरी पावर में ट्रांसमिट कर रही है, एक शाफ्ट की पावर को दूसरी में ट्रांसमिट कर रही है। बियरिंग ये काम बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर वाइल प्रिवेंटिंग इट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन से डायरेक्शन के मोशन को रोकना है इसे? इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी नीचे की तरफ गिरती, ऑब्वियस है, अर्थ के हिसाब से इस पर वेट होगा, पुली पर तो वेट होगा ना, पुली पर वेट होगा, तो इसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है, शाफ्ट का वेट नीचे की तरफ जा रहा है। बियरिंग क्या करेगी? उसके वेट को विदहोल्ड करेगी, और वेट को तभी विदहोल्ड कर सकती है जब बियरिंग खुद क्या हो? स्टेशनरी हो। बात क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। मैंने आज ऐसा तो नहीं बोल दिया कि यार आज तक सोचते थे बियरिंग रोटेटरी है और ये तो स्टेशनरी बोल दिया, ऐसा तो कुछ माइंड में नहीं जा रहा है? हो रहा है तो पूछ लो। ठीक है, तो बियरिंग क्या है? बियरिंग स्टेशनरी एलिमेंट होता है जिसके अंदर शाफ्ट हमारी रोटेट कर रही होती है। ठीक, तो इसके सेंस में अगर इस चीज को मैं यहाँ पर दिखाऊं, इस फिगर को, बियरिंग को अगर मैं जनरल बियरिंग के सेंस में ही दिखाऊं यहाँ पर, तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा? ये ऐसा। ये रियल में ऐसे होता है। थोड़ा रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं जर्नल बियरिंग का फिगर बना रहा हूँ। हाँ, ये जनरल बियरिंग का फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी जनरल में कौन सी वाली है ये भी अभी नहीं बता रहा। ये बेसिकली मैंने कौन सा फिगर बना दिया? हाइड्रोस्टैटिक का, वो आगे बता दूंगा क्या क्या चीजें। ठीक है, अभी क्या है, ये आपको जो यहाँ दिखा था ना, ये एक्चुअली कहाँ से फिगर उठाया, पहले इस चीज को समझो। ये हमारे पास शाफ्ट ऐसे थी, ये हो गई हमारे पास शाफ्ट ऐसे, ठीक है। इस शाफ्ट को यहाँ पुली लगी हुई है, इस पुली की वजह से बॉडी नीचे की तरफ जाना चाहेगी, ठीक है, इसका वेट लग रहा है इसके ऊपर, तो नीचे की तरफ जाना चाहेगी। यहाँ ये जो शाफ्ट है इसको हमने एक साइड में किसके अंदर रख दिया? बेयरिंग के अंदर। तो ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये फिगर ये वाला है ऐसे, ठीक है, ये फिगर यहाँ पर ये वाला है, और इसके अंदर जो चीजें हैं वो मैं इस साइड से दिखा रहा हूँ। बात समझ में आ रही? इसके अंदर जो चीजें हैं वो यहाँ से ये वाली चीजें दिख रही हैं सारी। तो यहाँ जो ये ब्लू कलर वाला है, ये एक्चुअली में यहाँ पर येलो कलर से दिख रहा है, तो ये शाफ्ट चाहे तो येलो कलर से बना लो ऐसे। अब देखो शाफ्ट सबसे छोटी वाली है, सबसे सबसे अंदर, ठीक है। यहाँ जो ये बियरिंग है, इस बियरिंग में ये वाली चीजें ऐसे दिख रही हैं आपको,
ठीक है, ये बियरिंग में ऐसी चीजें दिख रही है क्या कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है उसको हम बोलते हैं हाउसिंग। ठीक है, ये है बियरिंग की हाउसिंग। ठीक है, शाफ्ट कहाँ है, ये रही येलो कलर में। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ग्रूव दिया हुआ है, एक होलो ग्रूव। ठीक है, उसमें ये जो होता है ये हम बोलते हैं यहां पर, ये है हमारी बियरिंग सरफेस। ये बियरिंग सरफेस हर जगह होना जरूरी नहीं है, हर जगह होना जरूरी नहीं, मतलब ये जो मटेरियल है एक्चुअली ये बियरिंग सरफेस ना अलग अलग मटेरियल की बन जाती है। जैसे कि अगर आपने एक कास्ट आयरन का बनाया तो आपने बियरिंग सरफेस पतली सी किसी एक स्मूथ बॉडी की बना दी। कास्ट आयरन इतना स्मूथ नहीं होता, पता है आपको, है ना। माइल्ड स्टील स्मूथ होता है, तो कास्ट आयरन के बीच में क्या लगा दो, माइल्ड स्टील लगा दो, तो इसे हम बोलते हैं बियरिंग सरफेस। बात क्लियर है, कास्ट आयरन यहाँ ले लिया और बियरिंग सरफेस में आपने स्मूथ ले लिया, जिससे कि उसका फ्रिक्शन, आपका कोफिशिएंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी, जितना स्मूथ होगा उतना ही शाफ्ट इजीली घूमेगा। ठीक है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी दिक्कत करेगा। इसके बीच में जो ये वाला कलर हो गया, समझ में आ गया किस चीज का है। ठीक है, मतलब ये एक अलग मटेरियल ले सकते हैं, बट अगर यही खुद ही अपने आप में बहुत स्मूथ मटेरियल है तो ये लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है ये एक तरह से गैप है, और इस गैप में क्या भरा हुआ है, फिलहाल के हिसाब से इस गैप में भरा हुआ है लुब्रिकेंट। इस गैप में क्या भरा हुआ है, लुब्रिकेंट। फिलहाल अभी इसे पूरा फिल कर लो अपने माइंड में। ठीक है, बट ये पूरा फिल इस सेंस में नहीं रहेगा, वो चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, पूरा फिल कर लिया, ये क्या है, मेरा लुब्रिकेंट। समझ में आ गया, ये है मेरा लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या, ये नहीं होता कि यहाँ पर फ्रिक्शन ही कम करना है। ठीक है, इसका कुछ और काम भी होता है ना, वो चीजें भी आगे पता लगेगी इस लुब्रिकेंट का, कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को कम करना ही नहीं, फ्रिक्शन को कम करना बिल्कुल जरूरी है, वो है ही। ठीक है, बट इसके साथ में कुछ और भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आपने एफएम पढ़ा हुआ है ना सभी ने। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट याद है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, वो चीज होती है यहाँ पे लुब्रिकेंट की। ठीक है, वो आगे अभी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी ये येलो कलर में हो गई शाफ्ट। तो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या चीज हो रही है, कि ये चीज है स्टेशनरी। ठीक है, और ये चीज है रोटरी। जितना ज्यादा, अब आप कह रहे थे पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन का मीनिंग होता तो क्या होता कि ये जो चीज है ये इस पर कितनी पावर ट्रांसमिट कर दी, ऐसा हो ही नहीं रहा, ऐसा हमें नहीं करवाना है। अगर हम ऐसा करवा रहे हैं तो हम इसके रोटेशन को कम कर रहे हैं, मतलब जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना अच्छा। यही तो रहेगा कि जितना पावर यहाँ पर जितनी आ रही थी उतनी ही पावर आगे भी चलती रहे, मुझे कोई दिक्कत ना हो इस चीज में। ठीक है, अगर हम इस चीज को बियरिंग में इसको फंसा दें और फिर इसके रोटेशन करवाना शुरू करें यहाँ पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली शाफ्ट के रोटेशन रुक जाएंगे। किसकी वजह से, इस बियरिंग की वजह से, अगर इसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट करना है, वो गैप किससे आ रहा है, लुब्रिकेंट से। ठीक है, और इसका रोटेशन वैसे ही होने देना है जिस हिसाब से पुली का रोटेशन हो रहा था। पुली को हमने बेल्ट से घुमाया, मान लेते हैं पुली बेल्ट से घूम रही है, शाफ्ट पुली की वजह से घूम रही है, तो शाफ्ट जो है उस पर रोटेशन कितना होना चाहिए, जितना बेल्ट के हिसाब से रोटेशन आया था। अगर ये बियरिंग जो है वो जितना ज्यादा इस चीज को रोकने की कोशिश करेगी उतनी ही बियरिंग हमारी खराब है, उतना ही हमारे पास ग्रीस जिसे बोल देते हैं, ग्रीस जनरल भाषा में, कि ग्रीस हमने जो लुब्रिकेंट है, बेसिकली लुब्रिकेंट क्या है, ग्रीस ही तो है, जिसे हम जनरल भाषा में बोल देते हैं। तो वो जितना कम हो जाएगा यहाँ पर, उतना ज्यादा पावर जो है बेल्ट से जो मिली, ये मत सोचो कि पावर यहां से यहाँ ट्रांसमिट, ना, ये गलती कर दोगे। पावर यहां से यहाँ ट्रांसमिट नहीं हो रही है, कहां से ट्रांसमिट हो रही है, बेल्ट से पुली पर, पुली से शाफ्ट पर। ठीक है, और शाफ्ट का वेट क्या है, वेटलेस ऐसा माना हुआ है। तो बेल्ट से जो पुली पर हुई है, पुली से जो शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट हुई ना, वो नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि शाफ्ट यहाँ पर रुक रही है, शाफ्ट पर एक अपोजिट रिएक्शन लग रही है, जितना यहाँ पर ग्रीस कम हो गया, जितना लुब्रिकेंट कम हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन कम होगी किसकी, पूरी शाफ्ट की, और बियरिंग वहां पर उस पावर ट्रांसमिशन को रोक देगा, और जो कि हमें नहीं चाहिए ऐसा। बात ठीक है, छोटी छोटी वर्डिंग समझ में आ गई, बियरिंग समझ में आ गई, एक माइंड में क्लियरिटी हो रही है। ये जो बियरिंग है ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप है, कोई तो टाइप लेके चलना पड़ता है मुझे, मैं यहाँ पर लेके चला हूँ हाइड्रोस्टैटिक जर्नल बियरिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अभी फिलहाल तो इतना हुआ। नहीं नहीं, जर्नल का बेसिकली मीनिंग होता है कि आप एक वाइड एरिया ले कवर करके चल रहे हो। ठीक है, अभी मैं आगे लेके चलूंगा इसकी डेफिनेशन भी। ठीक है, यहीं पर अभी थोड़ा सा बात कर लेंगे, बट पहले आज हम टाइप की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक की बात हो गई। ठीक, तो अब आपके माइंड में मैं अब वो चीज लेके चल रहा हूँ जो आपके माइंड में बेयरिंग होती है। आपके माइंड में बेयरिंग होती है बाइसिकल वाली। ठीक है, बाइसिकल में क्या होता है, रोलर्स। ठीक है, एक छोटे छोटे स्फेरिकल गोलियां जिसे बोलते हैं वो लगी रहती हैं। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा सभी ने। तो बियरिंग्स के ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल टाइप,
ये क्या है बेसिस? मटेरियल टाइप। ये डायरेक्शन वाला बेसिस नहीं है, डायरेक्शन वाला रेडियल बेरिंग होती है डायरेक्शन के बेसिस पर, और एक्सियल बेरिंग होती है, मतलब जो रेडियल लोड को झेलें और जो एक्सियल लोड को झेलें। बेरिंग सिर्फ और सिर्फ रेडियल ही नहीं होती है, अभी मैं आपको विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन के बेसिस पर आगे बताऊंगा। पहले मटेरियल टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। क्या एक होती है फ्लूइड टाइप बेरिंग और एक होती है सॉलिड टाइप बेरिंग, ठीक है। फ्लूइड टाइप बेरिंग में क्या है, यहाँ पर स्लाइडिंग टाइप है। देखो आप एक बात बताओ, मोशन कितने टाइप के होते हैं? स्लाइडिंग एंड रोलिंग। जब मोशन होगा तो हमारे पास दो चीजें होती है, या तो ये बॉडी कैसे जाए, रोल करके जाए, ठीक है, इस पर ऐसे घूमती 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 जाए। इस पर रोलिंग में क्या होता है, आपको याद है रोलिंग एंड स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट टॉम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट यहां से लिया जाता है कि जो इनका कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, अगर उसके वेलोसिटी 0 है, ये जो मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, v इस पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, क्योंकि दो डायरेक्शन होंगी, कैसे होंगी, यहाँ पर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये जो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ये इस पेरिफेरी पर समझो जरा, जो ये वाली पेरिफेरी है, ये ओमेगा अगर ऐसे जाएगा तो ये चीज ऐसे जाएगी, अगर ये वाली चीज नहीं है तो सोचो जरा, ये चीज नहीं है यहाँ पर, तो ये बॉडी ऐसी तो जाएगी। इसके दो फिगर देखो, इसका एक फिगर बनेगा, ये बनेगा या नहीं, ओमेगा से वेलोसिटी ऐसी तो दिखेगी इसकी, इसको मैंने बोला है v2, है ना। और एक वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इसके सीजी से। सीजी आपको कैसा दिख रहा है, ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो ये पॉइंट भी हमेशा क्या होगा, फिर आगे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? भाई अगर ये पूरी बॉडी आगे की तरफ जा रही है, मैं अगर आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि मेरा ये पॉइंट भी आगे की तरफ गया ना, तो एक ये है v1। जबकि ये अगर रोटेट कर रही है, तो रोटेट करते हुए ऑब्वियस है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेंस इसका v2 भी होगा। तो जहां पर v1 बराबर होता है 100% इक्वल टू v2, तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, हमारा स्टेशनरी पॉइंट। मतलब ये चीज ऐसे नहीं जा रही है, कैसे, ऐसे ऐसे स्लाइड करती हुई नहीं जा रही है, ये कैसे जा रही है, ये रोल करती हुई जा रही है, ये रोल करती हुई जा रही है परफेक्ट रोलिंग के साथ, ठीक है। स्लिपिंग पर आपने बाइक तो चलाई होगी, बाइक क्या होती है, अगर प्योर रोल करती हुई जा रही है, तो प्योर रोल करती हुई कंडीशन क्या होती है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है प्योर रोलिंग में, जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर दो वर्डिंग आ गई, क्या, एक आ गई प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, एक आ जाएगी प्योर स्लाइडिंग, अभी बताऊंगा आपसे, एक आ गई प्योर स्लाइडिंग, ठीक है। तो प्योर रोलिंग, अगर आपने एक मटेरियल, एक सड़क का सरफेस आइडियल मान लिया, आइडियल इन द सेंस जो हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए वो हमारे पास है, ठीक है, एक इस तरह की सड़क है, उस पर आपने क्या किया है, बाइक दौड़ा दी, बाइक दौड़ा दी, पहिया घूम रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे कि पहिए की जो आगे वाली वेलोसिटी है, जिससे आप जा रहे हो आगे की तरफ, और पहिए का जो ये वाला कॉन्टेक्ट है ओमेगा का, तो ओमेगा के हिसाब से क्या बनेगी, ये v इक्वल टू v2 इक्वल टू r इंटू ओमेगा बनेगी। तो v2 इक्वल टू r ओमेगा, एंड जो आपकी वेलोसिटी है क्या, 180 किलोमीटर पर आवर, जो भी आप दौड़ा रहे हो, ठीक है, वो दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो आप क्या बोलोगे उसे, प्योर रोलिंग। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, हमेशा 0। जो v नेट होगा ना कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, प्योर रोलिंग में क्या होता है, v नेट एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ही तो है, v नेट एट कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होता है, 0। ये कहलाती है मेरी प्योर रोलिंग। प्योर स्लाइडिंग क्या होगी, प्योर स्लाइडिंग होगी ये केस, क्या, आप सड़क पर जा रहे थे, आपने लगा दिए, पहले वेलोसिटी आपकी बहुत तेज थी, बहुत अच्छे से थी, आपने क्या लगा दिया, ब्रेक, आपने ब्रेक लगा दिया, आपका पहिया घूमना बंद हुआ या नहीं हुआ, ब्रेक लगाते ही पहिया घूमना बंद हो जाएगा। आप सोचो जरा, उसे पहिया घूमना बंद हो गया, मतलब एक सॉलिड बॉडी होगी, सॉलिड बॉडी होगी, पूरी तरह से ब्रेक लगा रखे हैं, सॉलिड बॉडी होगी। अब क्योंकि आप में वेलोसिटी थी, तो ये जो पहिया है वो ऐसे ही स्लाइड करेगा, बिना घूमे आगे स्लाइड करेगा। तो वही केस हमारा क्या कहलाता है, वही केस हमारा कहलाता है स्लाइडिंग। तो ये अगर बॉडी हमारी ऐसे, मैं एक सर्कुलर बॉडी लेके चला, तो सर्कुलर बॉडी अगर इस पर स्लाइड करे, सर्कुलर बॉडी इस पर स्लाइड करे, तो क्या इसमें ओमेगा है, नहीं, ओमेगा क्या कर दिया, 0। आपने रोटेशन खुद से बंद किया ना, ब्रेक लगा दिया, 0 कर दिया, तो ये बॉडी का इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, क्या इस पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, नहीं ना, क्योंकि ओमेगा 0 हो गया तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी बाइक इधर भाग रही थी, तो ऑब्वियस है इसकी वेलोसिटी अभी भी कौन सी वाली है, ये वाली तो है ना। तो ये वाली वेलोसिटी तो 0 हो चुकी थी,
ये वाली तो वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, ये वाली वेलोसिटी अभी भी है, तो ये बॉडी किस में जा रही है? प्योर स्लाइडिंग में। ये जा रही है प्योर स्लाइडिंग में। बात समझ में आ रहा है? तो हमारी कंडीशन जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, रोलिंग टाइप एंड स्लाइडिंग टाइप, वो इन पर डिपेंड करती है। थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है? कि रोलिंग टाइप क्या है? जहां पर कॉन्टेक्ट वाली वेलोसिटी 0 होगी, है ना? ये चीज होती है हमारी किसमें? जो हमने आज तक बेयरिंग्स देखी है, कौन सी वाली? सर्कुलर बेयरिंग्स, ठीक है? सर्कुलर बेयरिंग्स वो क्या है? हमारी रोलिंग टाइप। उसके एलिमेंट कैसे हैं? सॉलिड है, सॉलिड एलिमेंट है, सॉलिड एलिमेंट ही हमारी सरफेस से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है? लुब्रिकेशन यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही माइन्यूट, है ना? आप उस सॉलिड बॉडी पर आपने देखा होगा, आप उन छोटी छोटी गोलियों पर, ठीक है, उनको निकालते हो, डिप करते हो, ठीक है, उसके बाद उनको ऐसे ही लगा देते हो। आप ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू उस पर लुब्रिकेशन दे रहे हो, कंटिन्यू नहीं देते हो, ठीक है? उसे हम बोलते हैं बेसिकली ग्रीस, ठीक है? लुब्रिकेशन जो ऑटोमेटिकली हम देते रहते हैं उसे हम वर्ड लुब्रिकेंट ही यूज करते हैं, बट जनरली हम जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें ग्रीस बोल देते हैं। बट ग्रीस बेसिकली कौन सा होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आपने रोलिंग एलिमेंट पर लगा दिया, बस छोड़ दिया उसे, ठीक है? वो होता है, ठीक है? लुब्रिकेंट क्या है? ऑलवेज वहां पर होगा, लुब्रिकेंट ऑलवेज एक लेयर बनाएगा उसके बीच में, ठीक है? तो यहाँ जो रोलिंग टाइप वाला चीज होती है, रोलिंग टाइप वाली चीज में क्या होगा? ये चीज ऐसी, इसको समझो, ये चीज है ऐसी, ये क्या है? मेरी शाफ्ट, जो कि क्या कर रही है? रोल कर रही है। शाफ्ट घूम रही थी, शाफ्ट ने किसे घुमा दिया? इसके साथ इसे। ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं, ये क्या है? मेरे रोलिंग टाइप एलिमेंट। जबकि स्टेशनरी क्या है? मेरी स्टेशनरी है ये वाला पार्ट, ये है मेरा स्टेशनरी। मतलब बियरिंग में ये स्टेशनरी है और ये कौन सी हो गई? रोलिंग, ठीक है? ये बियरिंग स्टेशनरी है, रोलिंग एलिमेंट कौन से हो गए? ये यहाँ पर इसके पावर को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं क्या? यहाँ पर सोचो, प्योर रोलिंग है तो वेलोसिटी कितनी यहाँ की? स्टेशनरी एलिमेंट ये वाला है ना, जो नीचे वाला बनाया था, यहाँ पर ये वाला हो गया, यहाँ पर ये वाला हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब बताइए, अभी मैंने जो रोलिंग समझाया, प्योर रोलिंग लेके चलेंगे, ठीक है? फ्रिक्शन इस तरह का रखेंगे कि बिल्कुल भी यहाँ पर स्लाइडिंग ना हो। उन रोलिंग वाले जो एलिमेंट है ना छोटे छोटे, उनके बीच में और स्टेशनरी बियरिंग के बीच में स्लाइडिंग ना हो। हम क्या सोचेंगे? प्योर रोलिंग रहे। इसका मतलब यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? इन पॉइंट्स की वेलोसिटी 0। बट इन पॉइंट की वेलोसिटी 0, नेट वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी आगे की तरफ नहीं जा रही। जैसे कि इसमें भी कार या बाइक या ये वाला एलिमेंट आगे की तरफ तो जा रहा है, यहाँ का सिर्फ कॉन्टेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, सीजी का वेलोसिटी तो 0 नहीं है ना, ठीक है? बॉडी तो आगे ही जा रही है। अभी ऐसे यहाँ पर ये रोलिंग एलिमेंट जो है ना, ये आगे ही जा रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस ओमेगा के साथ साथ, बट यहाँ की वेलोसिटी 0 है, जिससे कि ये स्टेशनरी पार्ट पर कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहे। फीलिंग समझ रहे हो ना? अगर यहाँ की वेलोसिटी 0, जहां पर कॉन्टेक्ट 0 है, तो हमें क्या मिल गया? हमें ये फायदा मिल गया कि इस पॉइंट पर जरा सा भी फोर्स नहीं लग रहा, मतलब स्टेशनरी जो है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है? अगर ये स्लाइडिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? फोर्स आ जाएगा, है कि नहीं? अगर ये स्लाइडिंग कर जाए तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए जहां सॉलिड टाइप कॉन्टेक्ट होता है, यहाँ पर ये क्या है? कॉन्टेक्टिंग एलिमेंट हमारे सॉलिड। कॉन्टेक्टिंग एलिमेंट अगर हमारे सॉलिड है तो सॉलिड टाइप से लेके चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ क्या है? इस वाले केस में यह है फ्लूइड टाइप। फ्लूइड टाइप में क्या होगा? मैं नीचे वाले से दिखा रहा हूँ, कि फ्लूइड जनरली मैं ऊपर से नहीं दिखा सकते, तो नीचे से दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारी शाफ्ट, ठीक है? इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? ये फ्लूइड, ये है फ्लूइड। और नीचे क्या है मेरे पास? एक स्टेशनरी, ये वाला पार्ट क्या है? स्टेशनरी, सर्कुलर में, ठीक है? तो ये जो पार्ट है फ्लूइड, मतलब शाफ्ट और इससे कौन कनेक्ट कर रहा है? फ्लूइड। इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्शन है? फ्लूइड का। इसी टाइप का हम बोलते हैं फ्लूइड टाइप और स्लाइडिंग टाइप। ये क्या है? स्लाइड कर रही है, रोल कर रही है? स्लाइड कर रही है, ऑब्वियस है। ये कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, तो ऑब्वियस है इसका टेंजेंट भी इसके साथ कुछ वेलोसिटी देगा। ये लुब्रिकेंट भी कुछ भाग रहा होगा, तो ये लुब्रिकेंट भी ऐसे जाएगा। तो ये क्या है मेरा? स्लाइडिंग टाइप। लुब्रिकेंट सिर्फ यही नहीं रुकेगा, लुब्रिकेंट भी तो भागेगा ना इसके साथ साथ। तो ये है मेरा स्लाइडिंग टाइप। यहाँ रोलिंग वाला सेंस ही नहीं है। बात क्लियर हो गई? ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक? अब इसी के टाइप को हम नाम देते हैं फ्लूइड टाइप और स्लाइडिंग टाइप और जर्नल बेयरिंग। इसे हम बोलते हैं जर्नल बेयरिंग, ठीक है? जर्नल बेयरिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक टाइप, एक होता है हाइड्रोडायनेमिक टाइप। ऐसे ही जो रोलिंग टाइप है उसके दो टाइप होते हैं, एक बॉल बेयरिंग जो आपने बाइसिकल में देखी है, और एक होता है रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग होती है इस तरह की, जो हमने शेप मानी थी ना उसकी स्फेरिकल बॉल की, वो अब ऐसी हो जाती है,
सिलेंड्रिकल, वेरी गुड, सिलेंड्रिकल हो जाते हैं। तो ये जो रोल यहाँ पर आप स्फेरिकल बनाते हो, वो स्फेरिकल रोल नहीं, वो सिलेंड्रिकल रोल बना लिया करो। तो अब ये वाली जो बेयरिंग होती है, ये होती है रोलर बेयरिंग। ये क्या है, ये मटेरियल टाइप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, एक होता है डायरेक्शन बेसिस पर। तो हम पहले मटेरियल टाइप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को समझते हुए चलेंगे, उसके बाद डायरेक्शन बेसिस को समझेंगे, क्योंकि क्लच में हमारे पास एक्सियल बेयरिंग होती है, एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग जिसे बोलते हैं। तो लास्ट में मैं एकदम एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग करवा के सीधा क्लच से कंपेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले हम बेयरिंग का ये वाला टाइप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल टाइप, दोनों चीजें। कल हम इन चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे, ये बॉल बेयरिंग क्या है, रोलर बेयरिंग क्या है, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक क्या है। आज के लिए इतना काफी है फिर, ठीक है, बहुत ठीक।